A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाजपेयी और यार आज हम करने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल करेंगे भैया। इसमें ए एन दा का कंफ्यूजन होता है तगड़ा वाला। आप देखो थोड़ी देर के लिए मैं अपना कैमरा थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ। क्या मेरे कैमरा थोड़ी ना फ्लिकिंग आ रही है, ठीक है ना। आपको शायद नहीं दिख रही होगी बट मुझे अपने एंड पे दिख रही है। थोड़ी देर बाद कैमरा फिर से खोलेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं भैया आर्टिकल। और भैया आर्टिकल के तुरंत बाद आपको क्या देना है, टेस्ट। और टेस्ट जब आप दोगे तो मुझे एक बात बताओ, उस टेस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा? बिल्कुल भैया कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है और उस वीडियो का पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे हम फटाफट। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आर्टिकल। बहुत बच्चे बचपन से लेकर आज तक ऐसे गलती पढ़ते आ रहे होते हैं। इतना पता होता भैया ए एन जो आता है वो कोई डेफिनेट चीज के आगे नहीं आता है। जहां भी डेफिनेट आता है वहां दा आता है। अगर मैं कोई सेंटेंस दे दूं बताओ यहाँ दा आता है नहीं आता है, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। या ए आएगा या ए एन नहीं आएगा, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। थोड़ा इस बात को हम समझते हैं जरा। बट बचपन से लेके आज तक आपने क्या पढ़ा जरा उसको हम थोड़ा और गहराई में समझ लेते हैं और फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखिए आपने सुना होगा, जैसे मान लो देयर इज अ बॉय, आपने ऐसे पढ़ा है, ठीक है। तो आपने कहा देखो फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो ए लगा दो, और अगर ये बॉय दोबारा यूज हो रहा है तो दा लगा दो। ये याद क्या है ना। देखो इसमें कोई गलत नहीं है पर इसको आप भूल जाओ। ये काम आता है ऐसे राइटिंग में काम। भैया एक सेंटेंस लिख दिया उसके बाद दूसरा सेंटेंस में, तब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या काम आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए एन का काम क्या होता है, ये जनरल सेंस में बात करेगा पर स्पेसिफिक बात करेगा। नहीं समझ में आई? मैं बताता हूँ। रुक जाओ जरा, खोलने दो मेरे को जादू का पटारा। ये देखो जरा, एक सेकेंड, ये देखो जरा, देखो आई रीड अ बुक यस्टरडे। जनरल सेंस से बात कर रहा है, साधारण बात है, बहुत ही साधारण। बट यस्टरडे में इसने कोई स्पेसिफिक किताब पढ़ी है, वो है ये ए, इस फील्ड में आता है। जरा एक और देखते रहा। सेंटेंस है आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है। अब यहां पर ये पढ़ने में बहुत ही साधारण लग रहा है। जनरल सेंस, नॉर्मल कैजुअल, नॉर्मल कैजुअल कुछ भी कह लो, जनरल सेंस कह लो, कैजुअल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। पर वो डॉग तो स्पेसिफिक है ना। आप कहेंगे सर नाम नहीं लिखा। अभी अगर नाम लिख देता तो डेफिनेट हो जाता। क्लियर है? तो डेफिनेट के साथ तो दा आ जाता है, ठीक है। अब वो हम आगे पढ़ेंगे दा कैसे इस्तेमाल होता है। अभी हम दा में बहुत ज्यादा घुसेंगे नहीं, ठीक है। पहले आप इतनी बात समझो खाली, ठीक। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। एक और देखते हैं जरा। आ क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड, जनरल सेंस है, जहां पर वो हैं अभी वहां पर ही क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वो स्पेसिफिक क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है? ए आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अच्छा यहां पर देखते हैं। आई एम स्टडीइंग अ पीएचडी, बात समझ में आ रहा है? आई एम स्टडीइंग अ पीएचडी, ये स्पेसिफिक है। क्या स्टडी कर रहा है? पीएचडी स्पेसिफिक, मतलब पीएचडी स्टडी कर रहा है। अब यहां पर कहते हैं सर दा क्यों नहीं आ सकता? देखो आई एम स्टडीइंग अ पीएचडी इन द ब्लॉकचेन, तो ये स्पेसिफिक हो जाता। तो ब्लॉकचेन एक पर्टिकुलर फील्ड है, डेफिनेट हो गया तो दा लगता। ऐसे दा का इस्तेमाल होता। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सीडीएस का या एनडीए का पास्ट पेपर देखते हैं। जरा ये देखते हैं। इरिगेशन वर्क हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस। जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको ये जनरल सेंस में कैजुअल वे में बात करते देखा है? हाँ, जो इरिगेशन है वो वर्क है, उसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। हाँ सर ठीक है, यहां ए आ गया। बात क्लियर है? अगर मान लो मैं यहां कर देता ड्रिप इरिगेशन, यहां पर लिख देता ड्रिप इरिगेशन वर्क हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, नहीं, तब यहां पर आता, तब यहां पर आप दा लगा सकते थे कि यहां पर ड्रिप इरिगेशन आ गया, स्पेसिफिक हो गया मामला। ड्रिप इरिगेशन वर्क हैव द स्पेशल इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये अब डिफाइंड है, डेफिनेट है, कुछ भी कह लो। अभी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब आप देख रहे हो तो यहां पर एक कैजुअल सेंटेंस है, कैजुअल या जनरल सेंस में कर लीजिएगा, बट स्पेसिफिक बात कर रहा है इसकी। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं जरा। ओके, अब आता है यहां पर सेकेंड हाफ देखिए जरा। इन एन एग्रीकल्चर कंट्री लाइक इंडिया, क्या यहां एन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए पहली बात तो जो एन आता है वो सिंगुलर के साथ आता है। ए या एन सिंगुलर के साथ आता है। क्लियर है? तो यहां पर नहीं आ सकता, ये तो प्लूरल है, तो सर यहां पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। दूसरी बात, क्या ये एक जनरल सेंस में बात कर रहा है? हाँ सर जनरल सेंस में, बट कोई स्पेसिफिक है? नहीं,
स्पेसिफिक नहीं है, एक उदाहरण दे दिया उसने, बट ये भी डिफाइन नहीं है कि ये इंडिया ही है। मान लो ब्राजील है क्या एग्रीकल्चर कंट्री, क्या ब्राजील है, क्या यूएसए है, नहीं, उसने सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल दिया है। तो ये अभी भी जनरल सेंस में ही है, स्पेसिफिक नहीं हुआ, तो यहां पर एन नहीं आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर लाइक की जगह यहां पे विच लगा दूं, विच इज इंडिया, ठीक है, तो यहां पर आपका स्पेसिफिक हो गया, तो आपका दा लग जाता। इरिगेशन वर्क हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द एग्रीकल्चर कंट्रीज विच इज इंडिया। तो ये आपका स्पेसिफिक हो गया, डिफाइंड हो गया, कौन सी कंट्री की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, तो यहां दा लग जाता। एक बात और आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो दा आता है वो सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है। वहीं जो ए और एन होता है वो सिर्फ सिंगुलर के साथ ही आता है। दूसरी बात, दा और एन ये दोनों दो लोगों के साथ आ सकते हैं, एक एडजेक्टिव एक नाउन। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब के साथ आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या आपका ये एडवर्ब के साथ आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या ये क्या कहते हैं कंजक्शन के साथ आ सकता है? एंड द नहीं आ सकता। प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। किसी भी और चीज के साथ नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हमेशा एडजेक्टिव और नाउन के साथ आएगा। ये आपके लिए फालतू की चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीडीएस टीए की तैयारी कर रहे हैं इन दोनों में से किसी एग्जाम में, तो अब पूछा जाता है अंडरलाइन करके, बताइए 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 ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, क्या है ये? अब देखिए यहां पर जरा बड़ा आसान है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस की खास बात क्या है? स्पेशल। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। जब किसी की खास बात क्वालिटी बताई जा रही होती है तो वो एक एडजेक्टिव होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या एग्रीकल्चर यहां पर एडजेक्टिव है? हाँ। कंट्री की खास बात यह है कि वो एग्रीकल्चर है, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ। कंट्री क्या हुआ? नाउन हुआ, क्योंकि कंट्री की विशेषता तो कुछ है नहीं ना, अभी कंट्री कोई विशेषता तो है नहीं। कंट्री की विशेषता यहां पर एग्रीकल्चर बता रखी है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। आई थिंक मेरी बात अब आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। बहुत ही साधारण बात में मैंने आपको मतलब एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, बट अभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ तो होती नहीं है। तो हम थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। देखिए तो अभी हम और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको जरा। एक सेकंड कहाँ गया हमारा एग्जाम्पल? ये देखिए जरा, पास्ट ईयर से उठाए मैंने। ही हैड बीन द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। जॉब कौन सी है? फिजिशियन। डिफाइंड है? हाँ, दा लग सकता है। फिजिशियन में भी कौन सा फिजिशियन नहीं पता, तो ये ए हो गया। क्लियर है? सिंपल, साधारण, आराम से निकाल सकते हैं। अब जरा एक और एग्जांपल देखते हैं, जरा बड़ा ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मान लो यहां पर एन ना होकर, मतलब सॉरी एन तो यहां पर है ही, यहां पर मैं इंग्लिश कह दूं तो आप खुद ही बताओ क्या यहां दा नहीं आएगा? बट क्योंकि यहां जनरल सेंस में बात कर दी गई कि जो भाषा होती है वो एसेंशियल मोड होती है, कि इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है, इसलिए यहां एन लगाए। क्या मेरी बात क्लियर है? अब कई लोग कहते हैं सर एन कहां लगेगा या ए कहां लगेगा। वैसे तो बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए हो, फालतू की बातें हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए जहां पर ए ई आई ओ यू का साउंड आए वहां एन का इस्तेमाल होता है, और जहां पर इनका साउंड ना आए तो वहां पर नहीं होता है। अब जैसे एमएलए की बात करें, एमएलए में आप ए ई आई ओ यू का साउंड देख सकते हैं, और अगर ध्यान से देखें तो आपको या तो आ की आवाज आ रही होगी या ए की, तो एक्चुअली ये यहीं से आ रही है, वॉवल से निकल के, तो यहाँ एन आएगा। एन एम ए, ठीक है, एन आर एम, एन एस पी, एन आर आई, एन आर बी आई, एन एच आर, तो इन सब में क्या है, आ या ए की आवाज आपको आ रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर एन लगता है इन सब के आगे। वहीं पी जी डी सी ए इसमें नहीं आती, पा की आवाज आ रही है, ठीक है ना, बी ए इसमें नहीं आ रही, तो इसमें यहाँ पर नहीं लग रहा। ये तरीका है एन का और ए के लगने का। आई थिंक बचपन से लेकर आज तक पढ़ा होगा आपने, मुझे सच कुछ रिपीट करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर बहुत ही सरल था। बट यहाँ पर हम थोड़ा आगे चलते जरा, हम जरा ये क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने है। यहाँ पर आपको बताना है गलती क्या है। वैसे तो ये नाउन की गलती है, बट मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो गलती आएगी वो यहाँ पर दा की आएगी कि नहीं आएगी। वैसे तो यहाँ गलती है, अगर आपने नाउन पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा, यहाँ पर सीनरी होगा,
वाई होगा, IES नहीं होगा। क्लियर है? पर मैं पूछना चाह रहा हूं कि द आएगा यहाँ पर। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी ब्रेथ टेकिंग। सर क्या यहाँ पर, मेरा आपसे सिंपल सवाल है, क्या यहाँ पर बात स्पेसिफिक हो रही है? सर स्पेसिफिक छोड़ो, यहाँ तो डेफिनेट हो रही है। सिंगापुर की बात कर रहा है, वो यहां से गया उड़ के सिंगापुर, वहां जाकर जो उसने सीनरी देखी वो ब्रेथ टेकिंग है, इसलिए दा लगा हुआ है। क्लियर है? अगर यहां पर लिखा होता रिसेंटली आई विजिटेड विलेज एंड फाउंड आ सीनरी टू बी अ ब्रेथ टेकिंग, ये अलग चीज होती, क्योंकि यहां पर विलेज तो डिफाइंड है ही नहीं। अगर ये डिफाइंड है ही नहीं तो यहां पर दाग कैसे आ सकता है? आई थिंक अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ये हो क्या रहा है। चलो अब मेरी बात जरा हम आगे देखते हैं, जरा मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से। कहां गया? ये देखो, एक सेकेंड जरा। हाँ ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, A species is considered endangered when it is in a very high risk of extinction in the world। यहाँ पर आपके सामने दो चीजें सीखने वाली है। पहली बात बताइए, स्पीसीज के आगे आ आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आपको आ रहा होगा सर, a species is considered a species considered endangered। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे बड़ा ही सिंपल है, क्या यहाँ पर एन आएगा? A species is considered endangered when it is in a very high risk of extinction in the world। ये समझने वाली बहुत जरूरत है, वरना बी पे लोग बच्चे मार्क कर जाएंगे। अरे सर वॉवल की साउंड आ रही है, एन लगा दूं। नहीं मेरी जान, क्या यहाँ पर कोई जनरल सेंस में बात हो रही है? हाँ हो रही है सर, जनरल सेंस में तो 100% पूरे सेंटेंस में बात हो रही है, पर कोई स्पेसिफिक बात हो रही है? नहीं सर, कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही। जहां तक स्पेसिफिक बात हो रही थी वहां पर हमने ऑलरेडी लगा दी है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां पर कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने नहीं लगाया है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा यहां से हम आगे बढ़ते हैं। When it is in a very high risk of extinction in the world। अगर आपको पता है रिस्क नाउन हुआ, इसके आगे हाई, रिस्क कैसा है? हाई है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और इसके आगे ये क्या है? एडवर्ब। आप सर आपने पढ़ाया था कि एडवर्ब के आगे कभी भी ए एन और दा नहीं आता। आपने क्या बताया था कि नाउन प्रोनाउन इन दोनों के आगे, सॉरी नाउन प्रोनाउन कह रहा हूं, नाउन और एडजेक्टिव के आगे ही ए एन और दा आता है, ये बताया था। यहां पर कैसे आ गया? सिर्फ एकमात्र वेरी ही ऐसा एडवर्ब है जिसके आगे ए आता है। आप कभी टू के आगे लगाते हो? टू भी एक एडवर्ब है? नहीं। आप कभी और कौन सा है, जैसे एक्सट्रीमली के आगे लगाते हो? नहीं, ये भी एक एडवर्ब है। सिर्फ और सिर्फ वेरी के आगे ही ए लगता है। अच्छा, मुझसे कई बच्चे पूछेंगे सर आपको कैसे पता रिस्क नाउन है? आपको कैसे पता रिस्क एक नाउन है? अब मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से। मुझे नहीं पता, मैंने यहां से देखा ए आ रहा है, मुझे पता था ए वेरी के आगे आ सकता है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब के साथ कंडीशन है, एडवर्ब सिर्फ एडजेक्टिव के आगे ही आ सकती है। डन। एडजेक्टिव के साथ कंडीशन है, एडजेक्टिव अकेले नहीं आ सकता। एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो ये नाउन है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल था। आई थिंक, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए अब जरा यहां से हम थोड़े 2-3 एग्जांपल और देखते हैं, जनरल सेंस और स्पेसिफिक के, जिससे आपको ए एन की कहानी तो एटलीस्ट समझ में आ जाए। देयर वॉज अ यूएफओ आउटसाइड माई हाउस लास्ट नाइट। यूएफओ क्या एक जनरल सेंस में बात हो रही है कि यहां पर एक कुछ देखा गया था रात में? हाँ जी, जनरल सेंस में। क्या देखा गया, क्या स्पेसिफिक है? हाँ। क्या मेरी बात क्लियर है? कुछ लोग कहते हैं सर ये तो डेफिनेट हो गया ना, बता दिया इसने कि इसने क्या देखा। नहीं मेरी जान, यूएफओ किसका देखा? मतलब मार्स के प्लेनेट का देखा, वीनस के लोगों का देखा, जुपिटर के लोगों का देखा, किसका देखा यूएफओ? ये डिफाइन नहीं है ना। यूएफओ तो कोई भी चीज हो सकती है जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को कहते हैं। यूएफओ अगर आप फुल फॉर्म देखोगे ना, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आसमान में जिसको आप पहचान ना सको
उसको हम यूएफओ कहते हैं। जैसे आप पहली बार ड्रोन देख रहे हो आसमान में, आपको नहीं पता लगा भाई ये ड्रोन है, तो ये आपके लिए यूएफओ ही हुआ। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अब आपको और क्लियर हो गया। जरा एक और एग्जांपल देते हैं। अ काउ गिव्स अ मिल्क। जनरल सेंस में बात हो रही है, कैजुअल वे में बता रहे हैं कि भैया काउ जो है मिल्क देती है। यस, बट स्पेसिफिक है, गाय दूध देती है। समझ रहे हो मेरी बात? उसने डिफाइन किया है, डिफाइन किया है उसने कि यहां पर जो एक जानवर है वो स्पेसिफिकली काउ है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जरा एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? डिड एनीवन हियर डोरबेल। जनरल सेंस में बात हो रही है। जनरल सेंस में बात होने के बाद यहां पर क्या बजा है स्पेसिफिकली, ये बात भी हो रही है। हाँ सर, डोरबेल बज गई, तो यहां पर ए हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब जरा हम कुछ दा वाले सेंटेंस देखते हैं, आपको तब और क्लियर होगा। सर ये दा मेरे को थोड़ा समझ में आएगा, तभी बात बनेगी। ओके, एडम वॉज द फर्स्ट मैन। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, लॉजिक। क्या यहां पर जो पहला आदमी था उसका नाम, पता, एड्रेस सब बता दिया इसने? हाँ, सब नाम बता दिया, एकदम सबूत दे दिया कि जो फर्स्ट मैन है ना वो एडम है। ये सबूत मिल गया हमें, इसलिए यहां पर दा लगा, डेफिनेट हो गया। क्लियर है? अगर मैं कहता मान लो यहां पर एडम ना होता, अफ्रीकन लिखा होता है यहां पर, तो अब ये डिफाइन नहीं हुआ है, बस स्पेसिफिक हो गया कि हाँ कोई अफ्रीकन था। ठीक है? तो यहां पर दाना लग के ए लग जाता। अफ्रीकन वॉज अ फर्स्ट मैन, कोई अफ्रीकन था जो कि पहला आदमी था। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा ये देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। वी लिव ऑन द अर्थ। आप कहोगे जनरल सेंस। सर जनरल सेंस, अबे जनरल सेंस तो है ही, मैं बात रहा हूं, पर यहां पर डिफाइंड हो रखा है कहां पर रहता है अर्थ। अर्थ क्या कोई और भी है? अर्थ क्या कोई और भी है? मतलब जैसे यहां पर एग्जांपल लो जरा, फॉर एग्जांपल यहां पर ये वाला था यूएफओ, कोई और भी हो सकता है ना यूएफओ, बहुत सारे यूएफओ दुनिया में हो सकते हैं, पर यहां पर अर्थ डिफाइंड है, जो प्लैनेट है वो आपका डिफाइंड है, तो यहां पर इसलिए दा लगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, भी आपको हल्का फुल्का क्लियर हुआ होगा। हैव यू हर्ड द न्यूज। आपने क्या खबर सुनी है? दा आएगा कि नहीं आएगा? सर आप में से सब लोग कहोगे सर, अब यहां पर मैं गारंटी से बोल सकता हूं ये जनरल सेंस प्लस स्पेसिफिक है, बट ये डिफाइन नहीं है। ये डिफाइन नहीं है, आप गारंटी से मैं बोल सकता हूं सर, डिफाइन नहीं है, मैं गारंटी से दे सकता हूं। ओके, अगर आप सब लोग, मैं आपकी बात से सबसे एग्री कर रहा हूं, पर आप सब लोग भी इस बात से एग्री करोगे कि यहां पर ये जो सेंटेंस है इसके पहले भी कोई सेंटेंस रहा होगा, ये कन्वर्सेशन का पार्ट है ये। ठीक है? तो इससे पहले ही बात हो चुकी होगी, इसलिए यहां पर दा आएगा। अब आप में से कोई कह दे कि सर मान लो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आया कोई पहले सेंटेंस, इससे पहले कोई सेंटेंस आया नहीं, तो मैं क्या करूं? यहां पर दाना लगाऊं? नहीं, ज्यादा तो 99.99% ये क्वेश्चन आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, जो कि पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं। मतलब पहले एक सेंटेंस, उसके बाद एक सेंटेंस, आपको अपने पेपर में दिख जाएगा। ठीक है? अगर मान लो ना आए तो भी ये कन्वर्जेशन का पहले ही पार्ट माना जाएगा। जैसे हैव यू हर्ड द न्यूज, ये पहले कोई कन्वर्सेशन चल रही थी। ठीक है? और वो जो न्यूज है वो यहां पर स्पेसिफिक ही नहीं, डिफाइंड है। आप देखो, कह सकते हो आप, तुमने क्या खबर सुनी है, वो एक पर्टिकुलर खबर की बात कर रहा है, किसी और खबर की बात नहीं कर रहा। वो एक पर्टिकुलर खबर है जिसके बारे में वो जानना चाह रहा है, क्या तुमने सुनी है? समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर ये डिफाइंड ही है। क्लियर है? ये इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये एग्जाम्पल आपके न्यूज पेपर में आ सकता है, आता है। आपने कई बार न्यूज के बारे में सुना होगा और आपने सोचा होगा यहाँ पर दा आएगा या आई आएगा, तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखें, दा वहां आता है जहां पर चीज डिफाइंड होती है, और एन कहां आता है? जहां पर कोई चीज जनरल सेंस में है बट स्पेसिफिक फॉर्म में बता रखी है। ठीक है? एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं है वो है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक और आपके सामने देता हूं, अ काउ गिव्स अ मिल्क। ठीक है? शीला, ठीक है, शीला इज द काउ विच गिव्स द मिल्क। शीला यहां पर डिफाइंड हो गई, क्योंकि यहां पर शीला डिफाइंड हो गई, यहां पर सारे सबूत मिल गए कि भैया शीला कौन है। शीला कौन है? शीला इज द काउ। तो यहां पर इसलिए दा आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर
विच गिव्स द मिल्स, यहां पर आप डाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति किसी भी बच्चे को? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, आपकी मुंडी हिल जानी चाहिए अब तक। क्लियर है? चलिए, यहां तक हो गया। ओके, यहां से हम आगे चलते हैं जरा। अब हम आपसे थोड़ी बातें और करेंगे, गपशप करेंगे ए एन दा के बारे में। आज ही एक क्लास में खत्म कर देंगे हम सारी बात। ध्यान से देखिए, यहां पर आपके सामने ये चीजें हैं, आपको पता होगा वैसे तो कि ये कॉन्सोनेंट के साउंड देते हैं। मैं बस मतलब 99% ये आपको पता होंगी, ये सारी चीजें पता होंगी आपको, ठीक है ना। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ 6 और 8 पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये बाकी सब तो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए हो, नहीं पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ध्यान सुनो, 6 और 8 पॉइंट। पेंसिल इरेजर एक जोड़ी है, पेंसिल और इरेजर एक जोड़ी है, तो जो भी चीज एक जोड़ी होती है उसके आगे ए जरूर लगता है। कप एंड सॉसर ये एक जोड़ी होते हैं, तो कोई भी एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है उसके आगे आर्टिकल आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाला 8 पॉइंट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ध्यान सुनो। 8 पॉइंट देखो, मान लो मैं हूं, आप हैं और एक और आदमी है, ठीक है। आप इस आदमी को जानते हो, यू नो हिम, ठीक है। इस आदमी को मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हिम। क्लियर है? ध्यान सुनना मेरी बात, ये अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कभी ना कभी जरूर आएगा ये, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस आदमी के बारे में, तो जब मैं सेंटेंस बोलूंगा अंग्रेजी में तो मैं ए का इस्तेमाल जरूर करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बताएं, बात समझ में आ रही है? ये पूरी कहानी है। चलिए, यहां तक हो गया। अब जरा हम एक बात और देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहां पर जो कैट है जरा देख के बताएं, क्या वो एग्जैक्टली डिफाइंड है? वो कैसी है? हाँ, हमें सबूत और गवाह मिल चुके हैं, डिफाइंड हो चुका है मामला कि कैट कैसी है। यहां पर अगेन देखो दा आ गया। क्लियर है? बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूं, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा। ध्यान से देखिए, यहां पर काट के स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इसको डिफाइंड कर लेना, पता लगा तुम मेरे को बाद में मारो, ठीक है। आगे देखिए, आई वुड लव टू मीट द ऑथर ऑफ माई फेवरेट बुक, डिफाइंड है, उसकी एक फेवरेट बुक है, उसके ऑथर से वो मिलना चाहता है, डिफाइंड है। क्लियर है? कई लोग कहेंगे सर नाम नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है, मैं मानता हूं यहां पर कोई किताब का नाम नहीं लिखा भाई, वंस अपॉन अ टाइम या कुछ भी ऐसे किताब का नाम लिखा, पर वो बुक तो डिफाइंड हो रखी है, वो पर्टिकुलर किताब है। बात समझ आ रही है? अगर मैं कहूं आई वुड लव टू मीट द ऑथर ऑफ माई फेवरेट मूवी, सॉरी गलत बोल गया, आई वुड लव टू मीट द एक्टर ऑफ माई फेवरेट मूवी, तो मेरी मूवी तो पर्टिकुलर डिफाइंड है ना, चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे वो क्या नाम है उसका शोले हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वो तो डिफाइंड है ना। चलिए आगे देखिए। ओके, यहां पर देखिए जरा, अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से। रिवर, ओशन, सी के आगे दा आता है, ज्योग्राफिकल एरियाज के आगे दा आता है, ये बचपन से आज तक आप पढ़ रहे होगे, बट अभी आप कंफ्यूज होने वाले, मेरी बात ध्यान सुनो। डेजर्ट, फॉरेस्ट, गल्फ, पेनिनसुला के आगे दा आता है, ग्रुप ऑफ लेक्स, माउंटेन रेंजेस, इन सब के आगे दा आता है। बट 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 आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने आगे डेजिग्नेशन माउंट लगा रखी है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। मान लो देखिए, मैं कहूं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के आगे दा, सॉरी माउंट लगा हुआ है इसलिए दा नहीं आएगा, पर मैं कहूं दा K2, ये ठीक है, ठीक है। दा कंचनजंगा इज ओके, दा कंचनजंगा इज ओके, मतलब उसके आगे ना ये नहीं लिखा होना चाहिए, टाइटल नहीं लगे होने चाहिए भाई, वो लेक है, रिवर है, बे है, ऐसे लिखा नहीं होना चाहिए। अगर उसके आगे लिखा है तो प्रॉब्लम है। क्लियर है? एक बात तो याद रखें, कॉन्टिनेंट के आगे कभी दा नहीं आता, आइलैंड के आगे कभी दा नहीं आता, लैंग्वेज के आगे कभी दा नहीं आता, स्पोर्ट्स के आगे दा नहीं आता, अकेडमिक सब्जेक्ट के आगे दा नहीं आता। ये आपको याद होने चाहिए, इन सब पे आपको 4-4 सेंटेंस बनाने अपनी कॉपी में। क्लियर है? अब याद देखिए, 2 कंट्रीज हैं, 2 नहीं एक ही टाइप की कंट्री है, जिस कंट्री के आगे यूनाइटेड लिखा होता है, यूनाइटेड, उसके आगे दा आता है। क्यों? वो एक्चुअली कह रहा है यूनाइटेड अमेरिका,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो ऐसा कह रहा है। इसका मतलब क्या, वो अमेरिका को बता रहा है कि वो एक यूनाइटेड है, ठीक है। इस बात को वो जोर देने के लिए दा लगा रहा है, वरना जब कंट्रीज बनी थी ना, सबने ये बात फैसला किया था कोई अपने आगे दा नहीं लगाएगा, बट बस ये दिखाने के लिए कंट्री यूनाइटेड है इसलिए लगा सकते हो। अब जब आप कहोगे सर इंडिया के आगे दा नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आएगा दा, बट अगर आप लिखोगे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो आ सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपको डेजिग्नेशन को प्रूफ करना है कि ये जो डेजिग्नेशन है ये वैलिड है, क्लियर है, तो आप लगा सकते हो। इसलिए ही यूनाइटेड के आगे दा आ जाता है, इसलिए ही द यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, द यूएई आ जाता है, क्लियर है, ये कारण है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सिटीज टाउन के आगे कभी दा आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इस बात को आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको लास्ट एक चीज पढ़ाना चाहूंगा, ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत बहुत ध्यान से। ऑफिस में बहुत सारे सर्वेंट हैं, उनमें से एक सर्वेंट राम है। जब भी वन ऑफ मैनी की बात होगी, ठीक है, मैं कहूंगा जैसे राजेश इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन फ्रॉम अन अकेडमी या सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड या स्कूल, कुछ भी, मतलब ठीक है ना, कुछ भी हो गया मतलब। अब राजेश इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, अन अकेडमी या स्कूल, तो इन सभी इंस्टीट्यूशन में एक बच्चा थोड़ी ना होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे। अब बहुत सारे बच्चों में से कोई अगर एक बच्चा है तो उसके लिए ए लगता है, वन ऑफ मैनी। देयर इज अ पेन फ्रॉम माई टेबल पे बहुत सारे पेन होंगे पर उसमें से एक पेन की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी वन ऑफ मैनी का सेंस आए, बहुत सारों में से सिर्फ एक, तो यहां पर ए का इस्तेमाल होता है। जैसे आई ओनली लाइक अ कप ऑफ कॉफी, ऑप्शन बहुत है खाने के बट उसमें सिर्फ कॉफी ही पसंद करेगा वो। मुझे सिर्फ एक नैपकिन चाहिए, आपके पास होंगी बहुत सारी चीजें बट मुझे सिर्फ नैपकिन ही चाहिए। डू एवरीवन हैव अ पीस ऑफ पेपर, आपके पास सारा सामान है, आप बैग लाए हो, लैपटॉप लाए हो, बट क्या आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है? ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें, पर उसमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्लियर है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, भैया इंडिया बहुत चीजों के लिए जान सकता है, सर्विस सेक्टर या कुछ, पर उसको स्पेसिफिक कर दिया कि बहुत सारी चीजों में से वो सिर्फ एक लैंड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। तो इस तरह से जब भी वन ऑफ मैनी का सेंस आए तो आपका ए या एन का इस्तेमाल होगा, दा का इस्तेमाल नहीं होगा। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, वी विल लर्न कि ये क्वेश्चंस कितने ज्यादा आसान है, कितने ज्यादा आसान है। जरा ये देखिए, अंकित प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहां तक आपको जनरल सेंस में बात आ रही होगी, बट यहाँ पर कोई बात स्पेसिफिक नहीं है, बस वो एक काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पसंद करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब वो किस चीज में एम्प्लॉयमेंट आपको पसंद कर रहा है ये आपके सामने आने जा रहा है। देखिए, अंकित प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। अब आपके सामने ऑप्शन है कि आप यहाँ पर कहाँ गलत बताएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, यहां तक आपको पहली बात तो कुछ नहीं लगेगा, एक सिंपल सेंटेंस है, अंकित प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बट यहां पर आपको स्पेसिफिक यहां पर पता लग गया कि किस चीज सेक्शन में, वो जॉब के केस में, तो यहां पर आपका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। यहाँ पर ए यहाँ पर पुट करना होगा। देखिए, जब भी आप स्पॉटिंग एरर करें तो मेक श्योर करें, आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कहां पर क्या गलती है। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मैंने क्या बोला, अंकित प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्या यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो डिफरेंट है? आप कहेंगे सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो सही, अलग है तो सही। अरे भैया, ये बात सच है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है अपने आप में एक अलग ही चीज है। जैसे मैं कहूं अंकित प्रेफर कार, अब यहां पर आपको कैसे पता लगा कि ये कार बहुत स्पेसिफिक वे में है? अनटिल अनलेस मैं बोलूं इन अ ट्रैवलिंग, तब आपको समझ में आया, अच्छा कार इसको ट्रैवलिंग में पसंद है, ओके ठीक है। अब ये अंकित को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, हो सकता है एज अ कैरियर पसंद हो, अब उसको जॉब जो करनी है वो उसी में पसंद है, या यार दूसरे जो करते हैं उसको उसमें पसंद हो। ये तभी तो पता लगेगा जब वो एकदम स्पेसिफिकली डिफाइंड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार मैं और दोबारा समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब मैंने कहा अंकित प्रेफर कार, ये एक जनरल सेंस में सेंटेंस है, क्लियर है। बट जब मैंने इसके आगे लिखा किस चीज में, इन अ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग यहां पर नाउन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे नाउन है, पर अभी आप इस बात को याद रखिए, ट्रैवलिंग यहां पर नाउन है।
इन आर ट्रैवलिंग। तो ये एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस है क्योंकि इसने बताया। अब ऐसा हो सकता है इंसान को कार देखने में पसंद हो सकता है इंसान को कार यहाँ पर क्या कहते हैं देखने के अलावा कि यार जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अलावा अंकित कैन से ना, अंकित प्रेफर कार बट रिगार्डिंग व्हाट, ट्रैवलिंग के लिए, देखने के लिए। शौक है उसको, कलेक्शन देखना बहुत पसंद है, किस चीज के लिए। जब तक वो स्पेसिफिक पता नहीं लगेगा तब तक हम ए एन कैसे लगाएंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो यहां पर टू अ जॉब में क्यों आएगा आपको अब क्लियर हो गया वो। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखिए, आमर्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज फ्रेंड टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। ये एक फ्रेज है, हमेशा याद रखिए। अ लॉट ऑफ, ये आपको मैंने जानबूझ के लिए यहां पर रखा है। अ लॉट ऑफ हमेशा ए लेता है। क्लियर है, या आई थिंक आपको नहीं पता था इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया। आगे देखते हैं जरा। ये बताइए, अभी आपको मैं देता हूं, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव हाउस। क्या यहां पर ए आएगा? सवाल ये है कि हाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आपके पास 5 ऑप्शन है, जो भी चूज करना चाहे तो वाइजली करिए। ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव हाउस। जरा यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए आंसर यहां पर है 4। सर 4 इसमें क्या है? एन एक्सपेंसिव। देखिए यहां पर AEIOU मतलब वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए यहां पर एन लगाया। बहुत ही सिंपल था, कोई टफ नहीं था। आगे जरा चलते हैं। ऑल्दो ही इज नॉट एन सॉरी मैं दोबारा बोलता हूं, ऑल्दो ही इज नॉट अ ऑनरेबल मैन येट ही इज नॉट अ क्रूक। यहां पर क्या गलती है? यहां पर ए यहां पर नहीं आएगा, एन आएगा। क्यों? क्योंकि यहां अगेन वॉवल की साउंड दे रहे हैं। जब हम ऑनरेबल बोलते हैं तो ओ की आवाज आती है, तो ऑनरेबल के साथ एन आएगा। क्लियर है? हेलो देखिए, द सेंट ड्रू एन अटेंशन ऑफ द फॉलोवर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। अब आपको ध्यान से देखना है सेंटेंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे नहीं आते, आपको समझ नहीं आएगा एन आएगा कि नहीं आएगा, दा आएगा कि नहीं आएगा। जरा सोच के बताइए क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ गए हैं, जल्दी बताएं। यहां पर आपके सामने एन दा 3 चीजें यहां पर, एन दा। नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूं। ये एक नई चीज है जो आपको नहीं पता होती। जब आपका पहले नाउन आए तो उसके आगे दा आएगा, उसके बाद ऑफ आए फिर नाउन आए, तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। द सेंट ड्रू द अटेंशन ऑफ द फॉलोवर, ये आपका यहां रहेगा। तो यहां पर दा आएगा। क्या आएगा? दा। बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा बताता हूं आपको, दोबारा से ध्यान से सुनिए। अगर नाउन है फिर ऑफ है फिर नाउन है, तो यहां पर भी दा लगाओ और यहां पर भी दा लगाओ। अब इधर देख के बताओ यहां पर दा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, ये नाउन है। आपको कैसे पता? अटेंशन एक नाउन है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। आपको नहीं पता, ध्यान सुनिएगा। जब भी किसी वर्ड के पीछे ION लग जाए, जब भी किसी वर्ड के पीछे ION लग जाए तो वो नाउन बन जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। दीक्षा इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। बहुत ही सरल है। अगर आप बचपन से लेके आज तक पढ़ते आ रहे तो आपको पता होगा दा। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमेशा दा आता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। आगे देखिए जरा। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। हमेशा याद रखिए, अगर यहां पर एक कंपैरेटिव डिग्री है या यहां पर कोई एक ऐसी चीज है जो डिट्टो ऐसी है, देखिए जरा, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों में एक जैसा ही रहेगा। या तो दोनों से दा हटा दो या दोनों में दा लगाओ। क्लियर है? अब यहां पर बात तो सही है यार, आप तो बहुत ही अच्छी बातें करने लगे हैं सर, आपकी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है। अब यहां पर क्या रहेगा? देखिए यहां पर एक्चुअली एक तरह से ये फ्रेज फॉर्म में है। जरा देखें जरा, दा, तो यहां पर दा आएगा। क्लियर है? जो भी आपको एक रिदम सा जैसा लग रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि जहां पर रिपीटिशन सा हो रहा हो, तो वहां आप दा आराम से लगाइए और आपका सही होगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर ओवर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जरा। इतना होने के बाद आपके पास हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान कैनाल विल बी द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए। मैं आपको दोबारा से कुछ चीज याद दिलाना चाहूंगा। जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था जिस चीज के आगे उसकी डेजिग्नेशन नहीं लिखी होती उसके आगे दा आता है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपके सामने लिखा होगा लेक्स, माउंटेन रेंजेस,
चैन ऑफ आइलैंड, कैनाल भी लिखा होगा कहीं, तो कैनाल लिखा था मेरे को याद आ रहा है। यहाँ पर कहाँ गया, कोई बात नहीं है, कैनाल मुझे दिख नहीं रहा है पर होना जरूर चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कैनाल्स। ठीक है, ठीक है, तो कैनाल्स के आगे भी द आएगा। अब जरा यहाँ पर जरा देखते हैं, ओके, यहाँ पर जरा देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, तो जब भी कैनाल्स का नाम आए, अगर कैनाल वर्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो हम दा लगा सकते हैं। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। मैं कह रहा हूँ अगर मैं कहूँ कैनाल राजस्थान, कैनाल राजस्थान बोलता हूं तो दा नहीं आएगा। अगर मैं बोलता हूं राजस्थान कैनाल, डेजिग्नेशन पीछे की तरफ आ रही है, आगे नहीं आ रही है, तो दा आ सकता है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, ये बात आपको याद रखनी है। रिवर, कैनाल, सी, ओशन, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इन सब के आगे दा आता है। क्लियर है, मतलब जो भगवान की बनाई हुई जो भी चीज़ है, जो भगवान की बनाई हुई जो भी चीज़ है, उन सब के आगे दा आएगा, अनटिल अनलेस उनका नाम पहले ना लिखा हो। भाई वो चीज़ है क्या, मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट, तो माउंट तो पहले लिख दिया ना, माउंट पहले लिख दिया, इसका मतलब वो तो पहाड़ है ही, बता ही दिया तुमने, तो फिर दा लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं जरा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें क्या सब कुछ सही है, यहाँ पर ऑनेस्टी यहाँ पर है, दा यहाँ पर है, बेस्ट पॉलिसी दा है, क्या सब कुछ सही है? खुद लॉजिक लगाओ, आपको सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या चूज करेंगे? देखिए यहां पर दा यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए पहली बात तो ये एक इडियम फ्रेजेस फॉर्म में, या आप कह लीजिए इसको एक स्टेटमेंट है, जो एक जेनरिक स्टेटमेंट है, जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है ऐसे केसेस में, यहां पर हमसे छेड़ते नहीं है। मैं मतलब समझ नहीं पाया, मैं बताता हूं। जैसे मैं कहूं सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक मोरली राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आप बचपन से लेके आज तक सुनते आ रहोगे, तो हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। अगर मान लो आप डेफिनेट वाला रूल भी अप्लाई करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर डेफिनेट की वजह से दा नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं जरा। शी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश फ्लुएंटली। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि भैया जब भी कोई लैंग्वेज होती है उसके आगे दा नहीं आता। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है शी कैन स्पीक द हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। याद रखिए इंसानों की बनाई हुई चीजों के आगे दा कभी नहीं आता। जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज के आगे दा कभी नहीं आता, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली हैज टू लीव एवरीथिंग हियर। ओके, यहाँ पर क्या दा आएगा? नहीं, ये एक जनरल सेंस में सेंटेंस कहा गया है। ठीक है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पर आपका नहीं आएगा। जैसे सेम क्वेश्चन यहाँ पढ़ता था, ध्यान से देखिए, ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या कोई डेफिनेट बात करी गई है? नहीं, सिर्फ जनरल सेंस में बताया गया है कि जो ऑनेस्टी होती है वो बेस्ट पॉलिसी होती है जिंदगी जीने के लिए। तो सेम वे यहाँ पर भी है, और यहाँ पर मैन के आगे दा नहीं आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। द रॉबर वर कॉट जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू स्केप द जेल। अब यहां पर क्या है, जरा सोच के देखिए। द रॉबर्स वर कॉट जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू स्केप द जेल। अब वो जेल स्पेसिफिक है यहाँ पर, या कह लो डेफिनेट है यहाँ पर, और वही रॉबर की बात हो रही है। पॉइंट हो रहा है इन रॉबर पे, यही रॉबर, ये जो रॉबर है, तो यहाँ पर हमें प्रूफ मिल रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ पर इसलिए रॉबर के आगे तो दा आएगा, बट यहां पर जरा ध्यान से सोचिए, अब आपको कंफ्यूजन वाली चीज है, आपके अगर दिमाग में क्लियर नहीं है। जेल के आगे तो आएगा क्या? नहीं। अगर मान लो कहता था जेल ऑफ तिहाड़, तो चल जाता। ठीक है ना, बट यहां पर ध्यान से सोचिए, मैं आपको दोबारा एक बार स्पेसिफाई करके बोल रहा हूं, दोबारा स्पेसिफाई कर रहा हूं, मतलब हाईलाइट करके बोल रहा हूं मैं। यहां पर स्पेसिफाई कर रखा है, या मैं कहूं डेफिनेट कर रखा है, हम इन रॉबर की बात कर रहे हैं जो जेल से भाग गए हैं। बात समझ में आ रही है? रॉबर, उन्हीं रॉबर की बात कर रहे हैं जो जेल से भाग गए, पर जेल स्पेसिफाई नहीं कर रखी कौन सी जेल है। अगर जेल स्पेसिफाई होती तो दा जरूर आता। समझ रहे हैं?
दा हमेशा लगता है सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, यहां पर ये चीज डेफिनेट है, यहां पर ये चीज है ही है, तो यहां पर दा आता है। क्लियर है? चलिए आई थिंक आपको और क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं। जरा मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। दा कभी भी उन चीजों के आगे नहीं आता जहां पर जाना हो, जो प्लेसेस हो, जैसे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, चर्च जाना है, बेड जाना है, हॉस्पिटल जाना है, प्रिजन जाना है, जेल जाना है, कोर्ट जाना है, बेड जाना है, मार्केट जाना है। बेड 2 बार हो गया, ठीक है ना? तो इन जगह कभी भी दा नहीं आता। ऐसा क्यों नहीं आता मैं आपको बता देता हूं। इसका कारण यह है कि जो इंसानों की बनाई हुई चीजें उनके साथ दा नहीं आता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हिज हैंड। सवाल बड़ा ही क्लियर है। यहां पर सवाल है कि इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हिज हैंड। आप मुझे बताओ यहां पर ए लगाऊं या ना लगाऊं? बहुत ही सिंपल है। अब आप खुद ही बताओ। जरा मैं 2-4 सेकंड का पॉज लेता हूं आप लोगों के लिए। आप खुद ही बताओ, इट वॉज बाय मिस्टेक या इट वॉज बाय अ मिस्टेक? आई थिंक जनरल सेंस है, कोई बात स्पेसिफिक नहीं है। जल्दी बताएं, क्या यहां पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जनाब बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यहां से ए हटा दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जब आप बाय लगाते हैं ना, याद रखो, बाय रोड, बाय कार, बाय किसी के साथ भी लगता है, तो वैसे भी बाय के साथ ए नहीं आता। या आपको रूल याद हो सकता है तो आप याद कर लो कि भैया जनरल सेंस के साथ कभी भी ए नहीं आता। जनरल के साथ आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है, आप किसी फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। क्लियर है? ओके ओके, आगे देखते हैं। ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी। ये जो है इनको प्रमोट करा गया है रैंक ऑफ एसपी पे। हमेशा याद रखिए रैंक के साथ, मानता हूं डेफिनेट है, मानता हूं डेफिनेट है, बट यहां पर रैंक के साथ कभी दा नहीं आता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एडिशनल चीजें बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं जरा। द राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ द बंगाल। ये इंसान की बनाई चीज है राइस, या हम मतलब भगवान की बनाई हुई चीज है? बड़ा कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। मैं बताता हूँ जरा, आपके आगे बिल्कुल क्लियर करता हूँ। यहां पर कोई भी फूड आइटम जो होता है, ठीक है, उसके साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब जरा आप कहोगे सर यहां दा आएगा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि यहां दा आएगा कि नहीं आएगा। क्या यहां पर डेफिनेट बात हो रही है? जो ये फेवरेट फूड है गवाहों और गवाहों और मद्दों को नजर रखते हुए किसका फेवरेट है? बंगालियों का, इसलिए यहां पर दा आया है। सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यहां पर एक बात फैसला सुनाया जाता है कि यहां पर दा आएगा, क्योंकि ये जगह डेफिनेट है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब यार। और वोकैब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कई लोगों की इच्छा होती है कि सर मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूं, तो यार मैंने पर्सनली बात करने के लिए ना गूगल मीट सेशन रख दिया है, और उसका आपको जो लिंक मिलेगा वो मेरी ऐप पे मिलेगा। उसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है ना? उस ऐप में जाकर आपको लॉग इन करना है, या अगर आप iOS इस्तेमाल करते हो तो आप यहां से भी कर सकते हो। कई लोग ये कहते हैं सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, बाकी सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? तो यार मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको, चाहे आप सीडीएस के हो तो मेरे पास आपके लिए शेषा है, कीर्ति बैच है, त्रिशूल तेजस बैच है, और अगर आप एनडी के लिए हो तो मैं आपको यहाँ पर त्रिशूल बैच के अंदर पर्सनली पढ़ाता हूँ। पता है मेरे में पीडब्ल्यू में अंतर क्या है? पीडब्ल्यू आपको कभी लाइव नहीं मिलेगा, मैं आपको लाइव मिलूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, है ना? तो ध्यान रखना है बात को। और अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट भी पढ़ना हो, मान लो आपने मन का सर मुझे आपसे खाली साइंस पढ़ना है, तो आप साइंस मेरे से पढ़ सकते हो। पर अगर आपको मान लो डाउट इकोनॉमिक्स, मैथ्स, पॉलिटी का है, तो वो भी फ्री में आप ले सकते हो, ठीक है ना? ये जो बैच होता है ये मात्र 700 रुपए का होता है, ठीक है? ये सब आपको कहाँ मिलता है? सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे मिलता है, तो आपको वहां से लेना है। ये iOS भी ले सकते हो, पर iOS लेना इस नंबर पे iOS देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो बस अब हम वोकैब को स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। देखो वोकैबुलरी में हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है एक ऐसे सेंटेंस से जो भैया आपको डरा सकता है। देखो जरा, यहां पर लिखा है कि ड्यूरिंग द विंटरी लंचन, ये कॉम्प्रीहेंशन से उठाया मैंने यूपीएससी कॉम्प्रीहेंशन से। क्या है? ड्यूरिंग अ विंटर लंचन द फ्लोरिस्ट प्रेजेंटेड अ सेलिब्रेटरी हैंडबुक फुल ऑफ एक्सपेंसिव मैग्नोलिया एंड कॉम्प्लीमेंट्री बर्ड सॉन्ग अरेंजमेंट। अब भैया इसका मीनिंग कितनों को समझ में आया होगा? बहुत ही कम। और ये यूपीएससी में आया कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। और पता है क्या पूछा था इसमें? ऑथर कहना क्या चाहता है ये लिखा हुआ है। वो कैप को मजबूत कर लो भैया। अब जरा मैं इस लाइन का आपको ट्रांसलेशन समझाता हूं। देखो यहां पर जब मैं कह रहा हूं विंटर लंचियन, ठीक है ना? विंटर लंचन क्या होता है? कोल्ड विंटर मील,
ठीक है ना, विंटर लंचियन। द फ्लोरिस्ट प्रेजेंटेड, द फ्लोरिस्ट का मतलब होता है द फ्लावर का जो एक्सपर्ट होता है उसे हम कहते हैं द फ्लोरिस्ट, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है सेलिब्रेटरी हैंडबुक, मतलब होता है जॉयफुल गाइड, है ना। सेलिब्रेटरी मतलब होता है खुशियां, हैप्पीनेस, सेलिब्रेटरी। आप सेलिब्रेटरी समझ लोगे मशहूर, ठीक है ना। सेलिब्रेटरी का मतलब होता है खुशियां, सेलिब्रिटी का मतलब होता है मशहूर, ठीक है ना। सेलिब्रेटरी मतलब जॉयफुल, और हैंडबुक का मतलब होता है गाइड, ठीक है। फिल विद द वाइड स्प्रेडिंग, वाइड स्प्रेडिंग मतलब सॉरी एक्सपेंसिव मंगोलिया मतलब वाइड स्प्रेडिंग, जो दूर दूर तक फैला हुआ हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर वाइड स्प्रेडिंग के बाद लिखा हुआ है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बर्ड सॉन्ग, इसका मतलब हो गया हार्मोनियस बर्ड म्यूजिक सेटअप, ठीक है ना। इस बात को अब ध्यान रखो, अब देखो हमने कितने सारे वर्ड्स एक ही उससे समझ लिए जो यूपीएससी में आए हैं। पहले हमने समझा विंटर लंचियन का मतलब क्या है, विंटर लंचियन का मतलब है कोल्ड विंटर बुई, ठीक है। द फ्लोरिस्ट का मतलब क्या है, फ्लावर का एक्सपर्ट, ठीक है। सेलिब्रेटरी हैंडबुक का मतलब क्या है, जॉयफुल गाइड, ठीक है। एक्सपेंसिव मैग्नोलिया, एक्सपेंसिव मैग्नोलिया का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेडिंग ब्लॉसम। पहले शायद मैं ब्लॉसम नहीं बोल पाया था, अभी बता रहा हूं। तो मैग्नोलिया का मतलब क्या होता है, ब्लॉसम। क्या मतलब होता है, ब्लॉसम। पहले नहीं बोला था, अभी बता रहा हूं मेरे बच्चे, ब्लॉसम मतलब होता है, ठीक है। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री बर्ड सॉन्ग का मतलब क्या हो गया, हार्मोनियस बर्ड म्यूजिक सेटअप। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा मतलब है, ये इसकी रिलेटेड इमेज थी जो कि भैया मैंने एआई से बना के निकाली थी, देखो अब इससे मैच कर रही है, क्या कहा जा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, चलो भैया आप देखो याद रखना, जस्ट वैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मुझे मिठाई तो चाहिए। अगर तुम्हें मजा भी आ जाना तो कभी कभार लगे सर आज आपके लिए जोमेटो कर देता हूँ सर, तो कर दिया करना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते रहा। अब भैया कुछ वर्ड्स हम पढ़ते हैं। पहला वर्ड है पार। आर वर्ड का मतलब क्या होता है, आर वर्ड का मतलब होता है द स्टैंडर्ड और एवरेज अमाउंट दैट इज कंसिडर्ड टू बी यूजुअल और टिपिकल। कोई भी ऐसी चीज जिसका एवरेज माना गया है कि यार इस स्टैंडर्ड से ऊपर जा सकती है। पार अब सुना होगा आपने, बहुत ही सिंपल है, आर अब पार अब द एवरेज, दैट्स कॉल्ड पार, ठीक है ना। बहुत ही आम शब्द है ये, बहुत कॉमनली यूज होता है। ऐसे आर राइटिंग स्किल इज एन ऑन अ पार विद द प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, उसका जो स्टैंडर्ड है वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जितना है। तो पार वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। पार वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। बहुत बढ़िया, अगर आप समझ चुके हो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। इन द सेंटेंस हर राइटिंग स्किल इज ऑन द पार प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, व्हाट डज द पार वर्ड मीन्स, लाइक लो एवरेज, इक्वल टू द स्टैंडर्ड, एक्सट्रीमली पुअर, या वे बेटर देन एवरेज। सर आंसर हो गया बी, इक्वल टू यूजुअल स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड्स है ना वो मैच करे जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट शो समवन बीइंग अबव पार। ये अलग अलग फॉर्मेट में है। पार शब्द का मतलब किस डे में बताया जा रहा है। तो अगेन भैया इसका आंसर क्या हो गया, इक्वल टू द यूजुअल स्टैंडर्ड, क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट अभी लेंगे अगली बार, ठीक है। अगला देखते रहा। अगला है बैप्टाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। होता क्या है, जो क्रिश्चियन चर्चेज होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो क्रिश्चियनिटी को अपना रहा होता है, तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ होता है कि हिंदू है सिखों में आप जन्म से ही हिंदू में, आप जन्म से ही सिखे, ऐसा नहीं होता। आप जब क्रिश्चियन रिलीजन में पैदा होते हैं तो आपको ना बैप्टाइज करा जाता है। बैप्टाइज मतलब एक टब टाइप का होता है, उस टब में उस बच्चे को डुबाया जाता है, ठीक है। और डुबाने के बाद माना जाता है कि अब वो क्रिश्चियनिटी के जो समुंदर है उसमें अब डूब चुका है, वो क्रिश्चियन बन चुका है, क्लियर है। तो बैप्टाइज होता है यहाँ पे, जैसे है द प्रीस्ट विल बैप्टाइज द बेबी नेक्स्ट संडे। प्रीस्ट जो है डुबकी लगवाएगा बेबी को अगले संडे को, किसमें, क्रिश्चियनिटी के पवित्र पानी में, क्लियर है। ये ऐसा होता है, इसको याद रखना, ये बड़ा आया है एग्जाम में, ठीक है ना, बैप्टाइज। ओके अगला देखो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, द प्रीस्ट विल बैप्टाइज द बेबी नेक्स्ट संडे, व्हाट डज द बैप्टाइज मींस। तो यार मुझे ना अगली बार इसके सेंटेंस बदलने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब बैप्टाइज मींस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को फीड करना, बेबी को सेरेमनी में मतलब खाना खिलाना, एक सेरेमनी ऐसी कराओ। एक बच्चे का नाम रखना, नहीं सर ये भी नहीं है। टू यूज वाटर इन अ रिलीजियस रिचुअल टू मेक समवन मेंबर ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, सर ये एकदम सही आंसर है कि भैया पानी का इस्तेमाल करना एक रिलीजियस रिचुअल में जिसमें क्रिश्चियनिटी रिलीजन हो, ठीक है ना। अगला देखो, व्हाट डज द वुमेन फील ऑनर टू हैव हर सन बैप्टाइज। ऐसा क्यों होता है कि एक औरत को बहुत ही ज्यादा महसूस होता है ऑनर जब उसका बच्चा बैप्टाइज होता है उस सेम चर्च में जिसमें उसके ग्रैंड पेरेंट्स मैरिड हुए थे। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है ना।
और आ भी सकता है, इवन ऐसे दूसरे एग्जाम्स निकाला है, यूपीएससी से निकाला, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्यों? उसने क्या करा कि बैप्टाइज वर्ड को ही लिख दिया। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसमें बैप्टाइज वर्ड यूज हो गया, जिसको बैप्टाइज वर्ड का मतलब ही ना पता हो तो भैया बड़ी दिक्कत की बात है, उन्हें निकाल पाएगा। अब कोई भी बच्चा निकाल देगा सर ये इसका मतलब सी है, उसने उसे प्राउड महसूस होगा क्योंकि वो मेंबर, उसके जो मम्मी दादा दादी थे वो उसी चर्च के मेंबर थे और उसी के रिलीजियस वाटर से उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उस मतलब उसको नहलाया गया है ना। बड़ा ही कमाल का है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं ना। अगला देखिए बैश। बैश का मतलब क्या होता है? टू हिट और अटैक समथिंग और समवन हार्ड, किसी को बहुत ही ज्यादा तरह से हर्ट करना। अब देखो बैश का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, आप यू आर इन एक्सट्रीमली एंग्री मोड, और एंग्री मोड में आपने ली और टेबल पे धप मार दिया, और धप मारने को हम कहेंगे बैश। समझ आ रही है? धप मारने को हम क्या कहेंगे? बैश। ठीक है, इमोशनल इंटेंसिटी को ही बैश करते हैं। जैसे अगर आपने किसी को करारा जवाब दिया, क्या दिया? करारा जवाब, तो भी हम वर्ड बोलते हैं बैश। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। He bashed the door with his feet until it finally gave away. What does the bash mean? बिल्कुल भाई यूपीएससी का फॉर्मेट में क्वेश्चन है। बैश का मतलब क्या है? किसी चीज को रिपेयर करना, जेंटली खोलना, पेंट करना, या किसी चीज को हिट या अटैक करना बहुत हार्ड, इसका हिट और अटैक। बिल्कुल सही जवाब, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, What does the word bash in she furiously bashed the key on her broken keyboard tell us about her feeling? The bash जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करा गया है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, सेंटेंस है शी इज फ्यूरियसली बैश द कीज, उसने फ्यूरियसली अपनी कीज को बैश किया ऑन हर ब्रोकन कीबोर्ड, ब्रोकन कीबोर्ड पे। ठीक है, ब्रोकन कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड होता है पियानो पर कीबोर्ड, ठीक है ना, ये वाला, इस कीबोर्ड पे किया। अब बताइए यहां पर बैश का मतलब क्या है? बैश का मतलब क्या हुआ? हिट एंड अटैक समथिंग वेरी हार्डली। ठीक है ना। चलिए ये हो गया बात। अगला क्वेश्चन देखो जरा, चिम। चिम का मतलब क्या होता है कि एक क्लियर रिंगिंग साउंड, आपकी आवाज सुनाई दी, बहुत ही क्लियर सुनाई दी, इसको हम कहते हैं चिम। ठीक है ना। नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनो, तो घंटी बजने को क्या कहेंगे हम? चिम। जैसे द चिम ऑफ द चर्च बेल इको थ्रू द टाउन, तो चर्च की घंटी थी वो बहुत ही क्लियरली सुनाई दी। ठीक है, पर चिम का मतलब खाली घंटी के साउंड से मतलब नहीं होता। अगर मान लो आपका एक आइडिया है वो बहुत ही क्लियर है तो उसके लिए भी क्या कहा जाता है? चिम। लाइक दिस आइडिया इज चिम, इस आइडिया इज चिम। अब चिम का मतलब क्या गया? इसका आइडिया बहुत क्लियर है भाई, और सटीक है इसका जवाब, उसके लिए भी हम चिम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहते हैं ना, मेटामॉर्फिकली भी इसका यूज होता है ना। तो ध्यान रखना, खाली चिम घंटी की आवाज के लिए नहीं, किसी के आइडिया को डिस्क्राइब करने के लिए भी चिम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए जरा आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चिम का मतलब बताइए इस सेंटेंस को पढ़ के। द चिम ऑफ द चर्च बेल इको थ्रू द टाउन। चिम ऑफ द चर्च मतलब जो घंटी थी वो सुनाई दी। कैसी सुनाई दी? सॉफ्ट सुनाई दी, क्लियर सुनाई दी, फास्ट सुनाई दी, शाउट सुनाई दी? सर क्लियर सुनाई दी, तो यही जवाब है। वर्जन फॉर द प्रोजेक्ट चिम ब्यूटिफुली, जो उनका विजन था, देयर विजन फॉर द प्रोजेक्ट चिम ब्यूटिफुली। देखो थोड़ा ना, मेरे को थोड़ा भी वो आ रही है, डकार आ रही है। डकार मैंने रोक ली कि भी एम्बैरेसिंग मोमेंट ना हो, पर मैं बोल नहीं पाया। एक बार दोबारा बोल देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देयर विजन फॉर द प्रोजेक्ट चिम, उनका जो विजन था प्रोजेक्ट चिम के लिए है ना, वो बहुत खूबसूरत। तो जो प्रोजेक्ट का नाम ही चिम रख दिया उन्होंने, जिसको मतलब ही ना पता हो चिम का, वो परेशान हो जाएगा। और चिम तो भैया रिलेट भी नहीं कर पा रहे। तो चिम का मतलब क्या था? सॉफ्ट, क्लियर, फास्ट या शाउट? सर क्लियर था मतलब, एग्जैक्ट, है ना। प्रोजेक्ट चिम याद रहेगी बात। ये मैंने पता है कहां से उठाया है? ये मैंने आईलेट से उठाया। आपने आईलेट एग्जाम का नाम पास। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्रंच। क्रंच का मतलब क्या होता है? द नॉइज समथिंग मेक व्हेन इट इज क्रश और ग्राउंड। फॉर एग्जांपल आप जंगल में चल रहे हैं और वहां पर पत्तियां गिरी हुई हैं, अगर आप उस पर चलेंगे तो क्या आपके चलने से कोई आवाज नहीं आएगी? आंसर आएगी। तो दैट साउंड इज कॉल्ड क्रंच। ठीक है ना। अब क्रंच अगर आपको याद करना हो तो मंच से याद करो। मंच चॉकलेट आती है तो मंच जब हम चबाते हैं तो भी आवाज आती है। ऐसी क्रंच क्या होता है? पैरों के चलने से जो आवाज पैदा होती है उसे हम क्रंच कहते हैं। क्लियर है? ये होती है क्रंच। ठीक, आगे देखें जरा। नाउ अब
क्रंच ना किसी चीज की इमेजरी बनाने में बहुत काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बात करूं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है यूज क्रंच टू विविडली डिस्क्राइब द साउंड ऑफ समथिंग दैट बीन क्रश एंड एनहांसिंग द सेंसरी एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल रात का अंधेरा हो, ठीक है, और आपको कोई आवाज आ रही हो किसी के पैर के चलने की, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रंच साउंड। ये उसे आप कहते हैं क्रंच साउंड, ठीक है। क्रंच साउंड का मतलब है कोई भी नॉइज जो ग्राउंड के टकराने से आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर घंटी गिरी जमीन पे, घंटी गिरी जमीन पे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? द क्रंच साउंड है। ये तो कोई भी चीज जो जमीन पे गिरती है और उससे बनी हुई साउंड को, जिसे आप अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो क्लियरली, वो बोलते हैं क्रंच। क्वेश्चन देखते हैं जरा। आई लव द क्रंच ऑफ द लीव्स अंडर माई शूज इन द ऑटम। क्रंच का मतलब क्या हुआ? बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड, एक क्रैकिंग साउंड, या ब्राइट कलर साइट, या स्मूथ मूवमेंट? सब क्रैकिंग साउंड। बिल्कुल सही बात। एक और देखो, पूछ रहा है कि इस शब्द क्रंच का इसमें रोल क्या है? द क्रंच और ड्राई ट्विग्स क्रिएटेड एन इरी एटमॉस्फेयर, है ना। जो क्रंच और ड्राई ट्विग्स हैं उन्होंने क्रिएट किया है इरी एटमॉस्फेयर। बड़ा ही मुश्किल है भैया, देखो अब इसमें कितने सारे वर्ड्स आ गए। मुझे लगता है आपको ट्विग्स का मतलब पता होगा, है ना, और ना ही आपको इरी का मतलब पता होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन में डालोगे भैया ये क्या है। मैं क्रंच के बारे में बताऊंगा खाली। क्रंच जो होता है उसका मतलब क्या था? क्रैकिंग और क्रशिंग, ठीक है। अब जब आप ट्विक्स का मतलब डालोगे और इरी का मतलब डालोगे, बेटा कोई भी बच्चे से स्किप नहीं करेगा। एक ना एक इच्छा है, जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकता इसे। अगर तुम्हें लगन है कि यार सर ने 2 चीजें और बोल दी होमवर्क में, मैं अभी कमेंट सेक्शन में डालूंगा, तो वो डालो, तभी तुम उम्मीद करो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वरना तुम भूल जाओगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो जरा। अगला है सैल्मन। सैल्मन क्या होता है बेटा? एक ना फिश फूड को कहा जाता है सैल्मन, ठीक है ना। एक फिश फूड को कहा जाता है सैल्मन, ध्यान रखना। अच्छा, इस फिश फूड की खास बात क्या होती है? जो फिश होती है वो अंदर से पिंक कलर की होती है। वो पिंक कलर क्यों होता है? फ्रेशनेस दिखाने के लिए कि यार देखो फिश कितनी फ्रेश है, उसलिए होता है, ठीक है ना। अब जैसे हमारे यहाँ कड़ी पकौड़ा होता है और दाल मखनी होती है, ऐसी होती है तो जिसमें भी एक सैल्मन नाम की फिश का इस्तेमाल होता है, तो उसमें हम सैल्मन का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी भी फिश का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा आपको। माई फेवरेट डिश टू कुक इज सैल्मन विद द लेमन एंड हर्ब्स। अब सैल्मन का मतलब जानना चाह रहा है, अ टाइप ऑफ फिश। सैल्मन का मतलब दोबारा से बताएं, द मेन्यू फीचर द हर्ब क्रश सैल्मन एज अ स्पेशलिटी। अब वो फूड में खाने की विशेषता बता रहा है, उसको पूछना सैल्मन का मतलब क्या है, तो क्या गया है? अ टाइप ऑफ। देखो मेरी बात क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं जरा। अब है चैन। काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने बात करी कि किसी भी चलने से जिस आवाज को पैदा करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रंच। पर अगर मान लो मुंह से कोई इंसान चबा रहा हो, उससे आई हुई नॉइस को क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड चॉकलेट खा रही है, ठीक है ना। अब मन तो आपका बहुत कर रहा है ये चॉकलेट खाने का, आपने अपनी गर्दन मोड़ ली, पर भैया जैसे ही उसने चॉकलेट खाई तो चॉकलेट के टूटने की आवाज आई। उस चॉकलेट को, चॉकलेट के टूटने की आवाज को जो मुंह से टूटा, उसे सब कहते हैं चैन। क्या कहते हैं? चैन। क्लियर है भैया? इसी भी क्वेश्चन देखें आप। द हॉर्स वॉज चैंपिंग ऑन इट्स हे। हॉर्स अपने तबेले में चैंपिंग कर रहा था, मतलब चबा रहा था कुछ जिससे आवाज आ रही थी। तो चैंपिंग का मतलब क्या था? नॉइस, च्यूइंग नॉइस। ही इज द राइट आंसर। अगला देखो, स्टॉप चैंपिंग योर फूड, इट इज इम्पोलाइट एट द डिनर टेबल। या चैंपिंग मत करो, ठीक है ना। तो भैया चैंपिंग का मतलब अगर जिसको नहीं पता तो वो कहता यार हो सकता है मुंह खोल खोल के खा रहा हो, है ना, खोल खोल के खा रहा हो, बट एक्चुअली खोल खोल के मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है नॉइस। ईटिंग नॉइस को कहते हैं हम चैंपिंग, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला वर्ड है ऑब्सिक्योर। हाँ तक ये वर्ड जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो हिंदी मीडियम के उन्हें नहीं पता होगा। देखिए ऑब्सिक्योर का एक भाई होता है जिसका मतलब होता है ओपेक। ओपेक मतलब होता है नॉट क्लियर, पर ऑब्सिक्योर जो होता है ना वो नॉन साइंस टर्म होता है जिसका मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है। ऑब्सिक्योर का वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर। ओपेक वर्ड का मतलब भी होता है नॉन क्लियर। ओपेक वर्ड साइंस में यूज होता है और ऑब्सिक्योर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रात का अंधेरा चल रहा है और उस अंधेरे में आपने किसी की परछाई देखी, ठीक है ना। अब आप उस इंसान को डिस्क्राइब करना चाहते हो अंग्रेजी में कि यार वो कौन था, और आपसे पूछा गया आपने रात में किसको देखा, तब क्या कहोगे? सर देयर वाज एन ऑब्सिक्योर इमेज ऑफ अ पर्सन। ऑब्सिक्योर मतलब सर एक इंसान की बहुत ज्यादा क्लियर इमेज नहीं बन रही थी परछाई से,
है ना, उस देखो उसको देखा था, है ना। तो यहाँ पर ऑब्सक्योर वाला होता है नॉट क्लियर, इसको बार बार यूज करो, 10 सेंटेंस लिखो ऑब्सक्योर के, ठीक है ना, तो काम बनेगा, बढ़िया मस्त बनता है। देखो एक बात और हम डाल लो अपने जहन में कि जो मैं वर्ड सिखा रहा हूं वो किसी को भी आगे आप चेप दो, इन ओल्ड लैंग्वेज हो गई एक तरह से, ठीक है ना। ओल्ड लैंग्वेज भाई, मेरा एक स्टूडेंट है बतुल, मेरे पास पता है, तो वो क्या करता है, वो मुझसे जिम में मिलता है, जो जो वर्ड हमने सीखे होते हैं ना, अब उसी कोड लैंग्वेज में बात करता है। क्या जैसे ऑब्सिक्योर सिखाया मैंने तुम्हें, ऑब्सिक्योर ये वर्ड यूज करेंगे, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता। जैसे पता है आजकल हमने एक वर्ड यूज करा कैलेंडरस्टाइन, पता है तुमको उसका वर्ड का मतलब, कैलेंडरस्टाइन वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सीक्रेट। तो अब भाई हमारे एक भाई है मृदुल, उनको जिम में एक लड़की पसंद आ गई, प्रॉब्लम ये है वो ट्रेनर भी है, तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते वो, तो हम यूज करते हैं वर्ड का कैलेंडरस्टाइन। मैं ऐसे बोलता हूँ मृदुल, तो कैलेंडरस्टाइन इज कमिंग हियर, तो समझ जाता है कि भैया मेरी क्रश के बारे में बात हो रही है जो कि हमारा सीक्रेट है, ठीक है ना। चलो आगे देखिए जरा। सिक्योर मीन्स द ड्राइविंग कंडीशन वर डेंजरस ड्यू टू द ऑब्सक्योर विजिबिलिटी। जो ड्राइविंग कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी बिकॉज ऑफ ऑब्सक्योर विजिबिलिटी। ऑब्सक्योर का मतलब क्या था, नॉट क्लियर। बढ़िया। अगला देखिए, ऑब्सक्योर वर्ड का कहना है कि इन सेंटेंस में देख के बताइए क्या ऑब्सक्योर सही वे में इस्तेमाल हुआ है। देखो जरा, हर एक्सप्लेनेशन वाज ऑब्सक्योर सो एवरीवन अंडरस्टूड इजीली। अरे ऑब्सक्योर का तो मतलब होता है नॉट क्लियरली, तो ये तो सब लोग समझ गए, ये कैसे होगा। ऑब्सक्योर इंस्ट्रक्शन लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज। हाँ ये सही है कि जो इंस्ट्रक्शन थे वो क्लियर नहीं थे इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, पर दो क्वेश्चन देख लें। सन मेड द व्यू ऑब्सक्योर एंड विविड। ऑब्सक्योर मतलब तो नॉट क्लियर होता है, और सूरज की रोशनी तो कोई भी जगह अच्छे से देखने को मदद करेगी ना हमारी। ही स्पोक इन अ ऑब्सक्योर वॉइस दैट वाज लाउड एंड क्लियर। उसने नॉट क्लियर वॉइस में बोला और सबको सही सुनाई दे गया। अबे कैसे हो सकता है, तो आंसर क्या हुआ भैया, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला देखें जरा, अगला देखो फ्लिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विक एंड शार्प मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लिक। क्या कहते हैं, क्विक एंड शार्प मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लिक, है ना। ही गेव द स्विच अ फ्लिक एंड द लाइट केम ऑन, ठीक है ना। तुरंत उसने कुछ किया एकदम से और कुछ हो गया, लाइट आ गई, ठीक है ना। एक किसी भी सडन एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़की को इंप्रेस करने के लिए आपने तुरंत एक फ्लावर कहीं से निकाल लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लिक मूवमेंट। तो एकदम से हो जाए इसे कहते हैं फ्लिक मूवमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए जरा, शी गेव अ फ्लिक ऑफ हर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। उसने अपने पेन को एक फ्लिक दिया और उसने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। तो फ्लिक का मूवमेंट क्या हुआ, मतलब सडन एंड क्विक मोशन को हम क्या कहेंगे, फ्लिक। सोचो जिसको फ्लिक का मतलब ना पता हो वो सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेगा, सोच के देखो वो क्या सोचेगा। ही गेव अ फ्लिक, उसका दिमाग तेज से दौड़ा, आइडिया आया एकदम से, फिर उसने अपने पेन से लिखना शुरू कर दिया। के लिए क्या था, आइडिया। वो बेचारा कंफ्यूज था, है ना। तो भैया ध्यान समझना है, फ्लिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, आप अगला देखिए, कौन सा सेंटेंस फ्लिक वर्ड को बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें। अ टर्टल क्रॉलिंग स्लोली अक्रॉस द सैंड। देखो फ्लिक वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है ना, बट आपको देखना है कि इस सेंटेंस में फ्लिक वर्ड आ सकता था। अ पर्सन टर्निंग हैवी व्हील विद द ग्रेट एफर्ट। अ वेटर स्विफ्टली टिपिंग अ नैपकिन ऑन द टेबल। क्या स्विफ्टली की जगह फ्लिक आ सकता है, पूछने वाली बात है। पेंटर केयरफुली ब्लेंडिंग कलर्स ऑन द कैनवास। सर ये आंसर है ये वाला, ये रही सी, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एबियस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड। अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो आप इस वर्ड को बहुत ज्यादा देखेंगे, स्पेशली जो गर्ल्स डार्क रोमांस पढ़ती है ना, कुछ लड़कियां होती है जिनको डार्क रोमांस पढ़ने की बड़ी गंदी आदत होती है। ऐसे मैं ईमानदारी से बता दूं, गर्ल्स आपके लिए बता दूं, डार्क रोमांस इज नथिंग बट अ गर्ल्स पोर्नोग्राफी, है ना। तो आप उसे नॉवल का जो आप इज्जत दे रहे हो ना, वो है नहीं, वो है ना, वो है एक्चुअली गर्ल्स पोर्नोग्राफी। चलिए आगे देखते हैं। एबियस वर्ड का मतलब क्या होता है, अ वेरी डीप एंड सीमिंगली एंडलेस होल और स्पेस, ठीक है ना। एक सेकंड यार, मेरे दिमाग की खरीद था खटक गई था। ओके, एबियस का मतलब क्या होता है, एक गहरी टाइप की मतलब खाई टाइप का, कि अगर उसमें आप गिर गए तो बहुत डीप है वो, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बच्चा गिर गया नाले में, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, आप चाइल्ड फॉल इन एबियस पॉट होल, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, अ चाइल्ड फॉल इन एबियस पॉट होल, है ना। पैन होल, सॉरी मैन होल, पॉट होल जाएगा मैन होल।
एक बच्चा जो नाले का ढक्कन होता है, नाली की जो वो होती है ना, आप समझ गए होंगे, जो नाला होता है उसमें गिर गया है, उसका पॉट होल होता है, जो उसका गड्ढा होता है उसमें जाके गिर गया कोई। तो एब्वियस मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत गहरी हो और डीप हो उसे हम एब्वियस कहते हैं। क्लियर है क्या? अब मान लो कोई इंसान बहुत गहरी सोच में बैठ गया हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? एब्वियस थिंकिंग। कोई अगर बहुत गहरी सोच में बैठ गया हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? एब्वियस थिंकिंग। ठीक है ना? यह चीज। चलो आगे देखते रहा, क्वेश्चन देखते रहा। What does the word abyss mean? Abyss शब्द का मतलब क्या? He looked down in the dark abyss. मतलब a very deep endless space। बिल्कुल सही जवाब। अगला देखो, कौन सा ऐसा वर्ड बेस्ट इलस्ट्रेट करता है मेटाफोरिकली abyss शब्द को? ये वाला फॉर्मेट इस बार एनडीए में आया है। देखिए जरा, टाइगर एडमायरिंग अ ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू, क्या ये abyss को बताता है? स्टूडेंट फीलिंग होपलेस आफ्टर फेलिंग मल्टीपल एग्जाम, क्या ये abyss को बताता है? अ शेफ जॉयफुल प्रिपेयरिंग अ मील, क्या ये abyss को बता रहा है? अ गार्डनर प्लांटिंग अ सीड इन अ शैलो सॉइल, भैया ये दोनों तो पक्का ही नहीं है, सुंदरता की बात करना भी नहीं है। ही हो गया, कोई इंसान इतनी बार हार चुका है, ठीक है ना, वो एब्वियस सा महसूस हो रहा है कि भैया बहुत डीप मामले में जा रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वर्ड साइंस की टर्मिनोलॉजी का है, ये रिसेंटली सीरियस में आया था और कई लोगों को नहीं पता था। ठीक है ना? इसका मतलब होता है पहले प्रोनाउंसिएशन बता दूं, पेरिफेरेसिटिक। ठीक है, पेरिफेरेसिटिक मूवमेंट होता है एक्चुअली, दोबारा बोल रहा हूं, पेरिफेरेसिटिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिफेरेसिटिक मूवमेंट बॉडी के अंदर की मूवमेंट को कहा जाता है। जो आपकी अंतड़ियां होती है ना, वो अंतड़ियां जो आपके फूड को प्रोसेस करके आगे भेजती हैं, आगे धक्का लगाती हैं, उससे हम कहते हैं पेरिफेरेसिटिक मूवमेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान सोचिए, यहां पर एक और वे है जिसको आप इसे यूज कर सकते हो। कोई चीज आप एक्सप्रेस कर रहे हो बट घुमा के बोल रहे हो इनडायरेक्ट वे में, उसे हम बोलते हैं पेरिस्पेटिक मूवमेंट। क्यों? आपकी बॉडी में जो खाना है ना, घूम फिर के जाता है, ऐसे सीधे सीधे जाता नहीं है। तो पेरिस्पेटिक मूवमेंट का दूसरा जो मतलब होता है वो होता है घुमा फिरा के बात करना, और यही आपके एग्जाम में आया था। देखिए जरा, he tend to use a perispatic language in his speech which can make them quite long। ठीक है ना? आप पेरिस्पेटिक मतलब क्या होता है? राउंड अबाउट, घुमा घुमा के। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने स्कूल का बल्ब तोड़ दिया हो या बेंचेस तोड़ दी हो, अब प्रिंसिपल के सामने आ गए हो, तो भैया कई लोग मुंहफट होके नहीं बोलते, घुमा फिरा के बताते सर ऐसा हुआ था, ये आया था, वो आया था, फिर ये हो गया था, ऐसा हो गया था। तो जो ये बकवास कर रहा है, घुमा फिरा के बता रहा है, दैट्स कॉल्ड पेरिस्पेटिक लैंग्वेज। ये रहे, आगे देखिए था, पेरिस्लेसिस का मतलब क्या होता है? पेरिस्लेसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इस्तेमाल करना देखना है, यहाँ पर लिटरली बैठ रहा है। अ पॉलिटिशियन गिविंग अ लॉन्ग वाइंडिंग स्पीच, क्या ये पेरिस्पेटिक है? अ म्यूजिकल कॉन्ट्रैक्टिंग टू मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पर होगा, सॉरी म्यूजिकल क्या, मसल्स, मसल्स के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है। आई राइटर यूजिंग अ मेटाफोर टू एक्सप्लेन एन आइडिया, राइटर अपनी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर यूज करा। अ टीचर सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, टीचर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं भैया, इसमें अगर आप ध्यान से सोचें तो यहाँ पर आंसर बैठ रहा है बी। मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि मसल्स के मूवमेंट को, मसल्स का जो मूवमेंट होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके लिए यूज होता है पेरिस्टालसिस। है ना? अगर मान लो ये ऑप्शन ना होता तो भैया बता सकते हो कौन सा सही आंसर होता? सर ये वाला होता। बिल्कुल जी, यही तो सही आंसर था। है ना? ये आगे देखिएगा, अलाइव पैरल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप ना इसे याद कर लो, आपने बहुत बार सुना है पर आपको याद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं पैरल ऑफ अ लाइफ, तो मतलब क्या है? किसी ने आपकी डेंजर में डाला अपनी जिंदगी को, इसका मतलब होता है पैरल ऑफ लाइफ, मतलब कि अपनी जिंदगी को मुसीबत में डालना, इसे कहता है पैरल में। तो पैरल वर्ड का मतलब होता है डेंजर। अब जरा एक बात देखो, जरा थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड था, पता नहीं मिल जाए मजा, देखो यहाँ पर। अब पैरल मतलब क्या होता है? डेंजर। तो क्या हम यहां पर पैरेलल वर्ड का सवाल नहीं कर सकते? अब मैं आपसे चाहता हूं कमेंट वर्ड कर रहा हूं, कमेंट में इस सेंटेंस को दोबारा लिख, बट मैं चाहता हूं इसमें पैरेलल वर्ड को इस्तेमाल करो। देखो इसमें OUS लगा हुआ है, तो सोचो पैरेलल के बाद OUS लग सकता है क्या? पैरेललिसिस हो सकता है। ठीक है, और फिर इस्तेमाल करके इसे कमेंट सेक्शन में डालो, तब पता लगेगा तुमने पैरेलल वर्ड को अच्छे से याद किया क्या। ठीक है ना? तो भैया मैंने इसे ऐसे याद किया पैरेलल वर्ड को, बड़ा ही सिंपल है। पैरेलल वर्ड को इस्तेमाल करने का तरीका है, पैरेलल को याद कर लो पर्ल से। समुद्र में जो पर्ल होते हैं ना, उनको लाना बहुत डेंजरस होता है, दैट्स कॉल्ड पैरेलल। ठीक है ना? पैरेलल मतलब डेंजर। तो आप क्वेश्चन देखते हैं, अब माउंटेन क्लाइंबर्स आर अवेयर ऑफ द पैरेंट इन्वॉल्व इन देयर स्पोर्ट्स,
माउंटेन्स क्लाइंबर को पता होता है कितना डेंजर है उनके इस स्पोर्ट्स में। तो बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ पर? माइनर इनकन्वीनियंस, डेंजर, फन चैलेंज या प्रिडिक्टेबल आउटकम? सर डेंजर 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 डेंजर, बिल्कुल सही बात। टर्म का इस्तेमाल इनमें से कौन सी इमोशनल इंटेंसिटी को बताने के लिए हो रहा है? अ चाइल्ड प्लेइंग सेफली इन अ पार्क, अ फैमिली पिकनिकिंग ऑन अ संडे, अ सोल्जर फेसिंग अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्बैट। यहां पर इमोशनल इंटेंसिटी को बताने के लिए पैरल शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। करेक्ट है, सोल्जर अपनी जिंदगी की दांव पे लगा रहा है। आगे देखिएगा, अगला है वांट। वांट का मतलब क्या होता है? ही वॉज वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वांट का मतलब होता है एक पर्सन हैबिट और यूजुअली वे ऑफ डूइंग समथिंग। वांट मतलब हैबिट, वांट मतलब हैबिट, हैबिट का एक सिनोनिम है वांट। क्लियर है? नाउ वांट शब्द का इस्तेमाल ना एक मतलब अगर आप कभी लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको बहुत देखने को मिलेगा, वहां पर देखना वांट कैन ऐड अ फॉर्मल और ओल्ड फैशन टोन टू यूज योर स्पीच और राइटिंग। लिटरेचर में कई बार किसी चीज की आदत दिखाने के लिए, पंछियों की आदत, पत्तियों की आदत या किसी भी चीज में नेचर की आदत को दिखाने के लिए वांट का इस्तेमाल बहुत होता है, ध्यान रखिएगा। She was a want to get up early in the morning। उसकी क्या है ये वांट क्या है? कुछ लोग इसे वुडेंट भी समझ सकते हैं कि वुडेंट को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया वांट। हाँ, कई लोग समझ लेते हैं कि वांट है, ये एरर हो गया लिखने में, ठीक है ना। तो वांट मतलब क्या था? हैबिट। तो हैबिट देखो, हैबिट आ गया। अगला देखो, टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है। वांट का इस्तेमाल में से कौन सा सेंटेंस टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है? आई वॉन्ट लेट यू गो अंटिल यू अपोलोजाइज। आई वॉन्ट क्या था यहाँ पर? ये तो वुडेंट आ गया, देखो ये वही वुडेंट आ गया। देखो वुडेंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, वुडेंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। दे वॉन्ट द गेम बाय अ ह्यूज मार्जिन, ठीक है ना। ये वॉन था, ये वॉन था, दे वॉन, ठीक है ना। द ओल्ड स्कॉलर वॉज वॉन्ट टू कोट शेक्सपियर डेली। जो एक स्कॉलर है उसकी आदत है शेक्सपियर को डेली कोट करने की। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये एक आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कन्फाइन, कन्फाइन मतलब होता है किसी को रोक के रख। एक तरह से पिंजरे को, प्रिजन को या जेल को, जेल की स्पेलिंग लिख रहा हूं, वो कन्फाइन कहते हैं, ठीक है ना। अब पहले अंग्रेज क्या करते थे, गांधी जी या नेहरू जी को जब हाउस अरेस्ट करते थे तो उसे बोलते थे कन्फाइनमेंट। तो उन्हें बांध के रख लिया गया, बॉन्डेज कर दिया, इससे बाहर नहीं जा सकते। एज पर कन्फाइनमेंट। अब देखिए जरा, व्हाट डज द वर्ड कन्फाइन मीन इन द सेंटेंस? द डिजीज वॉज कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया, है ना। ये जो डिजीज है ये बंदिश हो गई है एक छोटे से एरिया तक। तो क्या स्प्रेड रैपिडली हुआ? नहीं। टू कीप इन सर्टेन लिमिट्स, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, सही जवाब। आगे देखिए, बेस्ट इलस्ट्रेट द मेटाफोरिकली यूज ऑफ कन्फाइंड। कन्फाइंड का मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली जो उसका मीनिंग है वैसे यूज नहीं कर रहे, घुमा फिरा के इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेट करके यूज कर रहे हैं। देखिए, फार्मर कीपिंग शिप इन अ पेन, तो मुझे भी अजीब लग रहा है। अ फार्मर कीपिंग शिप इन अ पेन, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं सेंटेंस, तो शायद हो सकता है यही ऐसा ही गंदा सेंटेंस हो। अ जज लिमिटिंग कोर्ट रूम आर्गुमेंट टू रिलेवेंट फैक्ट। क्या यहां पर हम कन्फाइन यूज कर सकते हैं? ठीक है, अ जज कन्फाइन कोर्ट रूम आर्गुमेंट टू द रिलेवेंट फैक्ट। जज जो है कन्फाइन कर रहा है, रोक रहा है कोर्ट रूम में जितनी भी बहस हो रही है एक सर्टेन लिमिट तक। मुझे तो ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, बी। अ चाइल्ड प्लेइंग फ्रीली इन द पार्क। जो चाइल्ड है वो फ्रीली प्ले कर रहा है पार्क में, ये नहीं हो सकता। अ रिवर फ्लोइंग ओवर इट्स बैंक, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या बात है। अगला देखिए, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट वर्ड आपने पता नहीं कितनी बार यूज किया है। अगर आप कॉन्टेम्पलेट में से टेम्पलेट वर्ड देखो, आप टेम्पलेट पता है क्या होता है? टेम्पलेट मतलब कॉपी, और इस कॉपी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। पर जैसे ही मैं डाल देता हूं कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट होता है कि किसी चीज के बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हो, उसे हम कहते हैं कॉन्टेम्पलेट। सर कुछ ऐसा ऐसा वर्ड हमने अभी पढ़ा नहीं था, सोच के देखो। सर ऐसा कुछ पढ़ा तो था मैंने, सर आप बता तो रहे थे, उसमें कुछ डीप था, पता नहीं क्या क्या था, पता नहीं आप कुछ बता तो रहे थे सर ऐसा। देखो जरा, कहां भाग गया? देखो 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 देखो, ये था वो वर्ड, एबियस। एबियस वर्ड का मतलब होता है कोई भी गहरी चीज जो एंडलेस हो, और कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? गहरी सोच में पड़ना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एबियस इसका ना सिनोनिम हो गया।
सिनोनिम हो गया। और कंटेम्पलेट का मतलब ही होता है खाली सोचना, गहरा सोचने को हम क्या कहते हैं, कंटेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, देखो जरा यहाँ पर वर्ड है आपका टू ग्लांस एट समथिंग क्विकली, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट समथिंग, टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल। तो भैया थिंक डीपली आएगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपके सामने था शीज। अच्छा मैं क्वेश्चन तो पढ़ाई भाई, जिंदगी में ना जल्दी भागने की मुझे मैं सोच। ओके, शी सेट ऑन द बैल्कनी, वो बैल्कनी बैठी है, एंड कंटेम्पलेटिंग द वास्टनेस ऑफ द ओशन, और सोच रही है गहरी सोच में कि कितना बड़ा है ये ओशन। भैया यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला देखिए, टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द डेप्थ ऑफ द थॉट एसोसिएटेड विद द कंटेम्पलेट। कौन सी ऐसी चीज है जिससे कंटेम्पलेट को आप जोड़ सकते हो? अ स्टूडेंट स्किमिंग थ्रू द टेक्स्ट बुक, एक स्टूडेंट है जो टेक्स्ट बुक को ना बस पलटे जा रहा है। दूसरा है अ फिलोसोफर मेडिटेटिंग ऑन द मीनिंग ऑफ अ लाइफ फॉर आवर्स, एक फिलोसोफर है वो मेडिटेट कर रहा है ऑन द मीनिंग ऑफ द लाइफ, घंटों हो गए। बिल्कुल सही, मेरे हिसाब से तो बी राइट आंसर, कि किसी चीज के बारे में बहुत लंबे टाइम तक सोचने को ही हम कंटेम्पलेट कहते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं जरा। डैश, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज तुरंत हो जाए, तुरंत एकदम तुरंत। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था फ्लिक, याद आ रहा है आपको? पीछे नहीं पलटूंगा, थोड़ा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। फ्लिक पढ़ा था मैं, वो भी होता है तुरंत हो जाना। डैश का मतलब भी होता है तुरंत हो जाना, ठीक है ना? पर डैश का मतलब होता है भाग के जाना, सडनली, रन। डैश में एक वर्ड आ जाता है रन, ठीक है ना? अब जो तुम अंग्रेजी में बोलते हो ना, तेरी डैश डैश की डैश की डैश की डैश, वो डैश की स्पेलिंग तो सेम है, ठीक है? जो तुम डैश बोलते हो, तेरी ABCD डैश की डैश की डैश, तेरी MCBC की डैश की डैश की डैश, तो वो जो डैश की डैश है, डैश स्पेलिंग सेम है, पर याद रखना डैश का मतलब कोई काम तुरंत जाना, ठीक है ना? तो ही डैश इनटू द रूम टू हाइड फ्रॉम हिज ब्रदर, वो तुरंत भागा अपने भाई से छुपने के लिए, रैन क्विकली। डैश किस चीज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है यहाँ पर डैश शब्द का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं हुआ। अ चाइल्ड स्ट्रोलिंग इन द पार्क, एक चाइल्ड बच्चा घूम रहा है वहां पर। अ स्टूडेंट रशिंग टू सबमिट एन एग्जाम पेपर, ये सही है भैया, ये डैश लग रहा है मुझे। देखो, स्टूडेंट भाग रहा है टू रश सबमिट अ पेपर। एन आर्टिस्ट पेंट केयरफुली, एक आर्टिस्ट है वो पेंट करता है केयरफुली, हाँ ये नहीं। अ कपल डांसिंग स्लोली, ये भी नहीं है। बी इज द राइट आंसर, एंड यस, बी इज द राइट आंसर। ऑफ, देखो आपने कभी देखा है धुएं का एक ऐसा बादल बन जाता है, उसे हम कहते हैं पफ, ठीक है ना? समथिंग फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ जाए एकदम से, तो उसे भी हम कहते हैं पफ ऑफ एन आइडिया है इसकी, मतलब एकदम से कुछ आ गया, एकदम बिल्कुल बादल सा, मतलब धुआं सा आ गया एकदम कुछ, ऐसा कहते हैं पफ। कोई भी चीज एकदम से आ जाए, जैसे धुआं होता है ना, एकदम से आपने जैसे बॉम्ब फोड़ा तो धुएं का एकदम बादल सा आ जाता है, तो कहते तो धुएं के बादल को ही है पफ, अ पफ ऑफ स्मोक, ठीक है? जैसे छल्ले बनाए किसी ने स्मोक करते हुए, तो हम कहेंगे अ पफ ऑफ स्मोक, ठीक है ना? तो वो होते हैं क्या। अब आगे देखो स्मॉल, क्या स्मॉल कैसा? अ पफ ऑफ डस्ट अपीयर्ड व्हेन द बुक फेल, जब एक किताब गिरी तो धुएं एकदम सा उठा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? सडन ब्रीफ क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते हैं बिल्कुल पफ, ठीक है? अब पफ का सही इस्तेमाल कहां पर हो सकता है? अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ आइस मेल्टिंग स्लोली, अरे ये कहां से हो गया? अ कंटिन्यूअसली विंड ब्लोइंग लीव्स, अरे ये कहां से हो गया? अ सिंगल बर्स्ट ऑफ स्मोक, यस बिल्कुल। पर याद रखना पफ आइडिया के लिए भी आता है, क्योंकि पफ का मतलब है कोई चीज सडन आना, तो आइडिया क्या होते हैं? सडनली आते हैं, ठीक है ना? अ पफ ऑफ आइडिया केम इन माय हेड, पफ ऑफ आइडिया केम इन माय हेड। पफ ऑफ आइडिया मतलब क्लियर नहीं है, स्मोक जैसा है वो आइडिया, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, दैट्स कॉल्ड पफ ऑफ आइडिया, ठीक है ना? चलिए हो गया। अब आता है रील। आप तो इंस्टाग्राम पर रील बहुत चलाते होगे, तो सोचा इस रील वर्ड का मतलब क्या होता है? रील मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज अभी आपने करी है तो उसके सडनली बाद कुछ और हो जाएगा, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा। तो रील में भी ऐसी होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम की रील ऊपर करते हो तो आपको नहीं पता होता कि अगली चीज क्या होगी। तो रील का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जा रहे हो, पर यूजली नॉट स्ट्रेट, जिसकी वजह से कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे अब बॉक्सर मूव इन अ रील, बॉक्सर स्ट्रेट ना जाकर लेफ्ट राइट जाके आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना? दैट्स कॉल्ड रील। आगे देखिएगा, अ ड्रंक मैन रील डाउन द स्ट्रीट, ड्रंक मैन क्या सीधा चला होगा? नहीं। मूव अनस्टेडीली, बिल्कुल ये हो सकता है कि वो अनस्टेडीली चला हो, ठीक है ना? विच सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट द इंस्टेबिलिटी कन्वेड बाय द रील, कौन सा सिनेरियो बेस्ट बताता है इंस्टेबिलिटी, है ना, कन्वेड बाय द वर्ड रील, ठीक है? क्या बैले डांसर परफॉर्मिंग अ प्रिसाइज, कि क्या ये रील बताता है? हाँ सब मुझे लगता है। अ टोडलर टेकिंग देयर फर्स्ट कॉन्फिडेंस स्टेप,
क्या रील बताता है, मुझे ये नहीं लग रहा। अ सेलर स्टम्बलिंग ऑन द स्टॉर्म टोस्ट डेक, एक सेलर है जो कि एक तूफानी जहाज पे सवार है, क्या वो रील बता रहा है? हाँ, ये हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार अगला स्टेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और तगड़ा तूफान आ जाए, थोड़ा हल्का आ जाए, तो दैट्स कॉल्ड अ स्टेलर स्टम्बलिंग। स्टेलर की स्टम्बलिंग को हम कह सकते हैं, आई होप मेरी बात समझ में आ गई, आई होप आंसर भी यही हो, आंसर भी यही है, ये लो, इज द राइट आंसर। अगला देखिए, कल्ट। यार आपने सुना होगा इसकी कल्ट फॉलोइंग है, बट एक्चुअली क्या था, कल्ट वर्ड का इस्तेमाल आया एक रिलीजियस ग्रुप से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिंदू बहुत बड़ा रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है, बट मैं कहूं एक नया रिलीजन का जन्म हुआ, तो उसके मेंबर कितने होंगे? 100, 200, 1 लाख, है ना। तो उसकी पूरी दुनिया में पहचान नहीं है, पर कुछ सर्टेन लोगों में ही पहचान है, उसे हम कहते हैं कल्ट, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं शाहरुख खान का SRK का कल्ट फैन बेस बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, तो कुछ लोग तो है पागलों की तरह बोलते हैं। तो कल्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग किसी भी चीज, ठीक है ना। आगे देखिए जरा, describe a large mainstream religious group, नहीं लार्ज नहीं, लार्ज तो नहीं हो सकता। Indicate scientific research institution, हाँ ये भी नहीं हो सकता। Refers to government approved organization, हाँ ये भी नहीं हो सकता। Suggests an unusual potentially harm practice, हाँ ये भी नहीं हो सकता। अब भाई तीनों नहीं हो सकती, तो मेरे हिसाब से ये इस वाले को ही बता रहा है, दिस इज द नियरेस्ट मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग है, बाकी चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर भैया आंसर बी बता रहा है, एक सेकंड में चेक कर लूंगा, मैं कुछ गलत तो नहीं बता दिया तुम्हें। Suggests unusual potential harm practice, नहीं यार, ये नहीं है इसमें, आई थिंक ऑप्शन ही गलत है, पर अगर हम ऑप्शंस में लें तो नियर बाय ऑप्शन आपका ए ही बैठेगा, है ना, ए शुड बी द राइट आंसर, है ना, हाँ ए ही बैठेगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, दिस स्टेटमेंट बेस्ट अलाइन विद द डेफिनेशन ऑफ कल्ट, कल्ट की किस डेफिनेशन से ये अलाइन हो रहा है? ये आई थिंक बी हो रहा है, देखो, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्शिपिंग देयर लीडर एज अ डिवाइन फिगर, एक स्मॉल ग्रुप है जो डिवाइन लीडर के फॉर्म में उन्हें वर्शिप कर रहा है, उसे कहते हैं कल्ट। अगला देखिए, एलए, एलए क्या होता है? छोटी छोटी गलियों को कहते हैं, छोटी छोटी गलियों को एलए कहते हैं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए, यहाँ पर है, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है एलए वर्ड को? अ वाइड रोड ऑफ हैवी ट्रैफिक, नहीं, अ सिटी पाथवे फॉर शॉर्टकट, हाँ, शॉर्टकट गलियों में क्या होता है? शॉर्टकट होता है, तो वो बताने के। अगला देखिए, कौन सा वर्ड इलस्ट्रेट करता है एलए को? अगेन देखिएगा, टूरिस्ट वॉकिंग अलोंग द बीच साइड, नहीं, अ फार्मर ड्राइविंग द ट्रैक्टर, नहीं, अ डिलीवरी पर्सन कटिंग थ्रू अ नैरो बैक स्ट्रीट, हाँ ये सही लग रहा है, ये बी इज द राइट आंसर, ही इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए जरा, अ सिटी पाथवे फॉर शॉर्टकट और सर्विस एक्स, ये तो हो गया। अब जरा एक नॉलेज चेक करें ना, हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, जरा देखते हैं कि हमें आता कितना है। पार मतलब क्या था? एक स्टैंडर्ड, ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं। द पार सेरेमनी इंक्लूडेड अ बैप्टाइज, ठीक है ना, बैप्टाइज क्या था? चर्च की सेरेमनी, ठीक है ना, बिफोर द बैश, ठीक है ना, बैश क्या था? एक पार्टी से पहले, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड बैप्टाइज सेरेमनी हुई पार्टी से पहले, वेयर द चिम मिक्स विद द क्रंच, ठीक है ना, कि एक जो घंटियों की साउंड थी और जो क्रशिंग साउंड थी स्नैक्स की, उसका एक मिक्सचर था वहां पर। वाइल सैल्मन डिश वाज सर्व टू द चैम्प, ठीक है ना, जो सैल्मन सैल्मन डिश थी वो विनर्स को दी गई, है ना, जो वहां पर गेम खेला गया, स्नैक्स का गेम खेला गया, उसके विनर्स को दी गई। हु शेयर्ड एन ऑब्सिक्योर फैक्ट अबाउट द फ्लिक नियर द एबिस, ठीक है, और जिन्होंने शेयर किया एक एब्सिक्योर, एक मतलब लिटिल अननोन चीज को, ठीक है, अबाउट अ फ्लिक, एक क्विक मूवमेंट जो होता है, नियर द एबिस बॉटमलेस पिट, मतलब एक जो उनकी कहानी थी उसको उन्होंने शेयर किया। तो भैया अगर आपको ये शब्दों के मीनिंग नहीं आते तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इसको करा भैया, इसे कहा कि एक सेरेमनी हुई, पार मतलब एक स्टैंडर्ड सेरेमनी हुई, बैप्टाइज की हुई, रिलीजियस सेरेमनी हुई जो चर्च में होती है, इसमें एक पार्टी हुई, बैश मतलब पार्टी हुई, ठीक है, वेयर द चिम, चिम मतलब एक बेल की साउंड भी थी और स्नैक्स की भी साउंड थी। वो एक टाइप का गेम था जिसमें सैल्मन फिश को आपको सर्व करना था उन्हें जो जीतेंगे, ठीक है, हु शेयर द ऑप्सी, और वो एक कहानी भी सुनाएंगे जो कम से कम लोगों के द्वारा जानी गई हो, और एक फ्लिक क्विक मूवमेंट के साथ, अबाउट अ क्विक मूवमेंट जिसमें मैंने कुछ ऐसा करा हुआ है, क्विक मूवमेंट नियर द एबेस, जहां पर लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है ना। एबेस मतलब डीप, डीप, डीप डीप क्या था? डीप डार्क, ऐसे होगा, ठीक है ना। एबेस मतलब कम जाना हुआ, ठीक है ना। चलिए क्या तो हो गया,
बस दैट्स इट, दैट्स द वीडियो का एंड। बस मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छह बार मन देखने की जगह आप इस वन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये वर्ड्स कहना क्या चाहते हैं, इनको बहुत सेंटेंस फॉर्म में लगाइए। यू विल सी कि यार आप फाड़ दोगे, आप फाड़ दोगे। समझो मेरी बात। चलो चलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।